हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आज हम लोग प्रीलिम्स 2019 का पूरा फुल पेपर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 1 to 100 फुल वीडियो सॉल्यूशन। तो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया, व्हाट इज आर द डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार? तो जागीरदार और जमींदार दो चीज होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है मुगल इंडिया के टाइम, माने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे आप कॉन्सेप्ट लेके समझेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? Jagirdar were holders of the land assignments in lieu of judicial and police duties, whereas Zamindars were holders of revenue rights with obligation to perform any duty other than revenue collection. The land assignments to Jagirdars were hereditary and revenue rights to Zamindars were not hereditary. इसका आंसर होगा डी। ये दोनों आगे पीछे कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लैंड रिफॉर्म्स के संदर्भ में इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सीलिंग लॉज वेयर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स। फैमिली होल्डिंग्स पे दिया गया था, सही लग रहा है अभी तक तो। द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल लैंडलेस। ये बिल्कुल सही बात है, करेक्ट पूछा ना तो बी ही आंसर होगा, मोस्ट एक्यूरेट है बी। अब लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्ट था, देखिए लैंड रिफॉर्म्स का थोड़ा सोशलिस्ट प्रिंसिपल है लैंड रिफॉर्म्स के प्रति। जितने भी लैंडलेस हैं उनको लैंड दिया जाए, ये कॉन्सेप्ट के तहत लैंड रिफॉर्म्स लाया गया था। इसका आंसर बी हो। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, एकदम क्लियर डायरेक्ट सवाल है, इजीली फैक्चुअल है, तो ये कॉमन बहुत पॉपुलर रिपोर्ट है। इसका आंसर है सी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट है, पॉपुलर एक्ट है, इसके बारे में सबको अवेयरनेस होना चाहिए। फैक्चुअल स्टेटमेंट्स आएंगे इसमें, तो आपको चार्टर एक्ट के बारे में कुछ की प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। पहला स्टेटमेंट है ये, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड इन चाइना। बिल्कुल सही बात है। सेकंड क्या है? इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी। ये भी सही बात है। अब क्या है, वो किंग या क्वीन के अंदर आ गया था, पहले कंपनी का प्रॉपर्टी था, फिर किंग या क्वीन के ऊपर आ गया था। तो 1 और 2 सही है। अगला स्टेटमेंट क्या है? द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वेयर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये अभी तक नहीं हुआ था, ये तो लेटर होता है, तो इसका आंसर होगा ए। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है? इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्टिसंस एंड इंडस्ट्रीज। रिवाइवल, देखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये बात सही है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ये भी बात सही है, आंसर होगा ये फैक्चुअल बात है और कॉमन सेंसिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। स्वदेशी मूवमेंट का प्रिंसिपल ये था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे एज अ काउंटर मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। हम लोग सारे फॉरेन गुड्स और फॉरेन एक्टिविटीज को बंद कर रहे थे और सिर्फ स्वदेशी यानी कि इंडिजिनस काम करने लगे थे। उसमें कई सारे बिजनेस, कई सारे एंटरप्राइज हमने ओपन किए थे, खाली खादी का कपड़ा खरीदने लगे थे। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन हमने स्टार्ट किया था, जहाँ बच्चे सिर्फ अपने नेशनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ब्रिटिश एजुकेशन को हमने बर्खास्त कर दिया था, लॉयर लोग रिजाइन कर दिए थे, ये सब एक्टिविटीज हुई थी। तो इस कंटेक्स्ट में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि स्वदेशी मूवमेंट में ये सब हुआ था। आई होप इट इज क्लियर। और लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नंबर क्वेश्चन क्या है? मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है और लीडर का नाम दिया है। इन मूवमेंट्स के कौन से लीडर थे, आपको उसे मैच द कॉलम करना। पहले देखिए, ऑल इंडिया एंड एंटी अनटचेबिलिटी लीग, बिल्कुल सही है, और महात्मा गांधी, ये राइट। फिर ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी शाहजहां सरस्वती, ये भी सही है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी का, ये भी सही है। ये आंसर होगा, तीनों से तीनों मूवमेंट सही मैच किया हुआ है। ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट तो इज मोस्ट पॉपुलर, सबको पता होगा। एंटी अनटचेबिलिटी भी गांधी से लोग रिलेट करते हैं, लोगों को डाउट होगा तो ऑल इंडिया किसान सभा में होगा। और ये शाहजहां सरस्वती जो है किसान सभा में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किए थे, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। किसान सभा एक ही इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया किसान सभा, उसके अलावा आउट किसान सभा भी हुआ था। अगर उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, ऑल इंडिया किसान सभा भी आपको बताया, तो भी आप फंडामेंटली आंसर राइट कर सकते हो। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। इनमें से कौन सा हड़प्पन साइट नहीं? वो छन्नो दरगाह है, कोट दीजी है। अब डाउट आता है सोहागुड़ा और देसलपुर में, तो आंसर है सोहागुड़ा, देसलपुर है, अपने को पता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन में कई बार आपके सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए। एक एकदम अनयूनिक नेम है, देसलपुर भोजन को पता होगा और भोजन को नहीं पता होगा, और छन्नोदरा कोट दीजिए सबको पता होता है। मेन गेम लास्ट दो ऑप्शन का ही है, ये क्वेश्चन होते भी थोड़ा सा गेम है, आपको ध्यान रखना चाहिए फैक्चुअल जानकारी। ठीक है, यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बहुत कॉन्शियसली मार्क कीजिएगा। और लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर, कुछ रिलीफ स्कल्पचर्स का बात कर रहा है। डिपिक्शंस इज रानो अशोका, रानो अशोका माने किंग अशोका, मेंशन्ड अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। देखिए मेनली कर्नाटका में बहुत सारे ऐसे
अशोका के मैटर मिले थे, यहाँ पे रानियों वर्ड लिखा गया था, किंग अशोका, तो उसके बारे में अपने को कर्नाटका में मिलना चाहिए आइडियली। कंगनहाली, सांची तो देखिए बनारस में, यहाँ तो नहीं मिला, बनारस के आसपास मतलब। तबासगिरी नहीं, सोहागुड़ा महाराष्ट्र के आसपास का जगह लग रहा है, तो ये यही लग रहा है, कंगानहली। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, मुझे भी नहीं पता, मैं भी गेस ले रहा हूँ, पर रिस्की। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पता, काफी फैक्चुअल क्वेश्चन, देखिए डायरेक्ट फैक्चुअल है, माने एक चीज कहीं मिलता है पर्टिकुलरली वहीं मिलता है, ऐसा क्वेश्चन। आंसर मैंने ये मार्क किया है, बट आप लोग भी ऐसे कॉन्शियसली देखिए, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है बी, उसके अलावा सुहागुड़ा एलिमिनेट हो सकता है, बचा सी और ए, इसमें 50% रिस्क है, पर मैं रिस्क ले रहा हूँ, 50% है इसलिए ले रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही रिस्क लेना, अदरवाइज नहीं लेना है। 50% से ज्यादा रिस्क लेना नहीं लेना चाहिए, 50% ले सकते हो आप। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रेडिंग पाथ ऑफ बोधिसत्व, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, व्हिच ऑफ द अबव आर फीचर ऑफ महायाना बुद्धिज्म। देखिए महायाना बुद्धिज्म को बोलते हैं ग्रेटर व्हीकल, महायाना बुद्धिज्म ये थोड़ा लिबरल है। महायाना मानते हैं बुद्धा एज अ गॉड, महायाना मानते हैं बुद्धा एज अ टीचर, दोनों में एक प्रिंसिपल डिफरेंस है। महायाना मानते हैं बुद्धा इज गॉड, इसलिए उसकी पूजा करनी चाहिए, वो हमें रास्ता दिखाएंगे बोधिसत्व की तरह। और टीचर महायाना मानते हैं दे इज जस्ट अ टीचर, उनमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए लाइफ के, वो प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करते हैं। लोग सिंबल्स की पूजा करते हैं हिनायाना, महायाना जो आइडल्स की पूजा करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या स्टेटमेंट है, डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बिल्कुल सही, रीडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व ये भी सही, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स ये भी सही, तो आंसर डी होगा 9 का। तो हम लोग को प्रिंसिपल से मैच कर गया, तो रेडी, सिंपल सी बात है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं, विद रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर विस्टी इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट वाज कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल, बिल्कुल यही स्टेटमेंट सही है, बाकी देने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज इट। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं, बिल्डिंग कल्याण मंडपास वाज नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। देखिए कल्याण मंडपा एक फीचर है जो विजयनगर एम्पायर में जुड़ा हुआ था, तो डी आंसर होगा। वैसे ये फैक्चुअल बात है, बट टेम्पल आर्किटेक्चर जो है, इन जनरल टेम्पल आर्किटेक्चर वाला जो पार्ट है, ये आर्ट एंड कल्चर में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, प्लस स्कल्पचर्स वाला भी। तो इनके संबंधित एम्पायर वाइज, जैसे विजयनगर एम्पायर है, वैसे चोलाज है, इनके किंगडम वाइज थोड़ा अवेयरनेस आपको होना चाहिए, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों में। इसका आंसर डी है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज अमील। देखिए रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और थोड़ा सोशल और कल्चरल लाइफ, ये एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट में हमेशा इससे प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन बनता रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में हल्का अवेयरनेस आपको होना चाहिए, उसी एस्पेक्ट का पार्ट है ये, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का पूछ रहा है। तो इसका हम लोग देखते सही है गलत है, बात करते हैं। फिर सेकंड स्टेटमेंट ये है कि द इक्ता सिस्टम ऑफ द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। देखिए इक्ता सिस्टम जो है ना, ये स्टार्ट किया गया था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ही, ये एंशिएंट कोई इंडिजिनस सिस्टम है नहीं, तो ये वाला गलत हो गया। सेकंड क्या है, ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी और सुल्तान्स, ये भी वाला गलत है। आंसर होगा अपना करेक्ट पूछा तो ए इज द करेक्ट आंसर। 2 और 3 गलत है तो ए बचा। ठीक है, अपने को ये पता भी नहीं था तो भी सॉल्व कर लिया, क्योंकि अपने को ये दोनों पता था। आप लोग के लिए रिमाइंडर ये है चेक करना कि इक्ता सिस्टम जो है कौन से दिल्ली सल्तनत में इंट्रोड्यूस किया था, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, आप पढ़ोगे तो आपको खुद पता लगेगा कितना सिंपल बात था, बट आप लोग खुद से पढ़िएगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेंट निम्बरका वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। निम्बरका जो सेंट है कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर है। देखिए एक प्रिंसिपल है कि यूपीएससी कभी भी कंटेम्प्रेरी पूछता है तो जनरली रॉन्ग ही होता है, मेरे को नहीं पता तो भी मैं 5 प्रिंसिपल्स को रॉन्ग कर दूंगा। ठीक है, सेंट कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरंडी। सेंट कबीर जो है शेख अहमद सिरंडी से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, ये भी गलत है, ऐसा कोई प्रिंसिपल है ही नहीं, तो ये दोनों रॉन्ग होगा, डी इज द आंसर। फैक्चुअल बात है, एक तो लॉजिकली हमने हटा दिया ट्रेंड देख के, और एक हमने जानकारी से हटा दिया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्या है, विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सवाल है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन एबॉलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंजर्ड लेबर, ये सही बात है, राइट करेक्ट बात है। इन लॉर्ड कैम्फोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर द वर्ल्ड वॉर, ये बात गलत है, उन्होंने कहीं ना कहीं एग्री किया था कि इंडियंस को हम लेंगे, तो टिकट 2 हटा दीजिए पहले, ये हट गया, ये हट गया, ये हो गया, आंसर होगा बी। डायरेक्टली 2 एलिमिनेट करते अपना आंसर बी आ गया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सवाल है। इंडियन नेशनल मूवमेंट के संबंधित कुछ पर्सन्स या लीडर्स का नाम दिया गया, ये कौन सा पोजीशन हेल्ड किए थे वो बात अपने को बताना है।
तेज बहादुर सप्रू, सप्रू एक लिबरल थे तो लिबरल लीडर होंगे, तो लिबरल लीडर कौन सा दिख रहा है आपको, ये रहा प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, ये सही लग रहा है। केसी न्योगी, इनका बारे में श्योर नहीं हूँ। पीसी जोशी, ये सोशलिस्ट, ये कम्युनिस्ट थे तो इनका कम्युनिस्ट में बिल्कुल सही लग रहा है। 1 और 3 तो सही है, 1 और 3 तो सही है, तो आंसर डी होगा। 2 भी सही होगा इसका मतलब, इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू मियां तानसेन। मियां तानसेन आपको पता होगा, जो पांडे जी थे उनका नाम मियां तानसेन दिया गया था। तान उनको कोई और लीडर दिए थे, मियां उनको अकबर दिए थे टाइटल। इसके बारे में क्वेश्चन है, नॉट करेक्ट पूछा है। तानसेन वाज टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर, ये गलत है, उनको मियां अकबर ने दिया था। नॉट करेक्ट पूछा तो ए आंसर हो गया ना, बस खत्म। हम लोग बाकी चेक ही क्यों कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। देखिए जहांगीर और शाहजहां के टाइम पे ये सब काम स्टार्ट हुआ था जब लोग पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो इनमें से जो पहले आया वही अपना आंसर होगा, तो सी आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, which one of the following national parks lies completely in the temperate alpine zone? टेम्परेट अल्पाइन जोन माने 30 डिग्री के ऊपर और 60 डिग्री के बीच में, वो भी नॉर्दर्न साइड में जितना हो सके, वो बोलते हैं टेम्परेट अल्पाइन जोन। इसमें नेशनल पार्क कौन सा पड़ता है वो देखिए। देखिए मानस तो आपको पता है कहाँ पड़ता है, मानस असम में पड़ता है, ट्रॉपिकल रीजन में आ गया। नामदफा, नेवरा, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड के आसपास पड़ता है, ये थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड। देखिए इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री, वो रांची के पास से पास होता है, रांची और उड़ीसा से। तो वहाँ 23 डिग्री अगर है तो आपको समझना चाहिए कि उत्तराखंड, तो इंडिया का जो एटीट्यूड है, इंडिया का लैटीट्यूड 30 डिग्री का उसका वाइड मार्जिन है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 20 से ही पास करता है अप्रॉक्सीमेटली, तो 15 डिग्री ऊपर होना चाहिए, 38 डिग्री के आसपास आ जाएगा। उत्तराखंड रीजन जो है वैली ऑफ फ्लावर्स के आसपास, ये आपका पढ़ना चाहिए टेम्परेट अल्पाइन जोन, डी आंसर होना चाहिए। देखिए बिल्कुल लॉजिकली सॉल्व किया मैंने, इसमें कोई दिमाग एक्स्ट्रा लगाया नहीं, एकदम लॉजिकली सॉल्व किया विद द वर्ड्स गिवन, अपना आंसर ज्योग्राफी से निकल गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अटल इनोवेशन मिशन सेट अप अंडर द नीति आयोग में बनाया हुआ है, सी। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का है, सी इज द आंसर। एक्चुअल डायरेक्ट सवाल अब आपको क्लियर होगा, काफी इजी सवाल था। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ऑन 21 जून द सन। देखिए आपको पता होगा कि मार्च से सन नॉर्दर्न साइड मूव करना स्टार्ट करता है, 21 जून में लॉन्गेस्ट डे होता है, इसको हम लोग पैसे समर सॉल्स्टिस भी बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, समर सॉल्स्टिस। देख लीजिए क्या बात है, डज नॉट सेट बिलो द हॉराइजन आर्टिक सर्कल, सही बात है, यही आंसर होगा। क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होगा तो आर्टिक सर्कल जो है वहाँ पे सन सेट ही नहीं होगा। अब आप समझ गए, वेरी बेसिक क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड। देखिए न्यू वर्ल्ड क्या होता है समझिए आप। न्यू वर्ल्ड मेनली होता है, जैसे दो टाइप का कॉन्सेप्ट है, एक तो अमेरिका, अमेरिका जब बना था 1498 के बाद पोर्टुगीज एक्सप्लोरेशन के बाद, तो अमेरिका बना था जब ब्रिटेन से लोग अमेरिका की तरफ मूव कर गए थे, उसको न्यू वर्ल्ड बोलते हैं। एक वो न्यू वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, और एक एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की तरफ से न्यू वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। स्टेटमेंट देख के आप समझ जाएंगे क्या पूछ रहा है। टोबैको, कोकोआ, रबर, ठीक है, टोबैको, कॉटन, रबर, कॉटन, कॉफी, शुगर केन, रबड़, कॉफी भी। देखिए कॉटन तो हटा ही दीजिए, कॉटन इनके पास कहीं भी नहीं था डोमेस्टिकेटेड, इंडिया से कहीं भी डोमेस्टिकेट करने कॉटन नहीं था, कॉटन इंडिया से आता था ईस्टर्न साइड से, तो बी और सी हट गया। ये वीट जो है इसको हटा दिए, वीट यहाँ पे संभव नहीं है इस टाइम पे, तो ए आंसर है, टोबैको, कोकोआ, रबर। ठीक है, लॉजिकली एलिमिनेट किया है मैंने, ये मेथड से सॉल्व किया है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्चुअल भी है, पर मैंने गेस वर्क से सॉल्व किया, दिस इज द आइडिया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एशियाटिक लायन, आपको पता है गिर में इंडिया का एशियाटिक लायन मिलता है, सबसे ज़्यादा लायन की संख्या इंडिया में गुजरात में ही है, गिर नेशनल पार्क में। नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ओनली वाला बात सही है यहाँ पे, क्योंकि लायन वाकई हम लोग ऐसे फाउंड होते हैं। डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये वाला बात गलत है। वन हॉर्न राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये वाला बात भी गलत है, आंसर होगा ए। वन हॉर्न राइनोसोरस हमें जावा, बुएनोस, सुमात्रा में मिल सकते हैं। डबल हम्प्ड कैमल जो होते हैं लद्दाख रीजन में फाउंड होते हैं, तो चाइना साइड भी मिलते हैं अपने, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो और भी कहीं मिल सकते हैं, मुझे खाली इतना ही पता है, तो आंसर होगा ए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्या है, कुछ फेमस प्लेस का नाम दिया गया और रिवर का नाम दिया गया, आपको मैच करना है इस प्लेस से रिवर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए तिरुचिरापल्ली कावेरी, क्योंकि मेरा कॉलेज वहीं था इसलिए मुझे पता है, तिरुचिरापल्ली कावेरी ये सही है, 2 इज राइट। फिर हम्पी मलप्रभा कर्नाटका के पास, हम्पी, ये हम्पी वाला रॉन्ग है, मलप्रभा वाला गलत है। पंधरपुर चंद्रभागा ये सही है, आंसर होगा ए। देखिए फैक्चुअल जानकारी मुझे पता था तो इजीली सॉल्व हो गया, पंधरपुर चंद्रभागा रिवर के पास पड़ता है, दैट इज राइट, आंसर इज ए। देखिए फैक्चुअली सॉल्व हो गया कितना सिंपली, मुझे रिवर और फेमस प्लेस का नाम पता था तो सॉल्व हो गया। देखिए आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए रिवर जो होते हैं की रिवर्स जो इंडिया के साउथ फ्लोइंग नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स, सॉरी ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स,
स्पेशली ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है उनके बारे में हल्का अवेयरनेस ले लीजिए, क्योंकि वो सब का प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आया था, या तो प्लेस पूछ देगा या पावर प्रोजेक्ट पूछ देगा, ये सब या ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी पूछ देगा। तो आपको बेसिकली अवेयरनेस होना चाहिए, खासकर ये उड़ीसा वाले रीजन का। उड़ीसा वाले रीजन का रिवर जो होता है मोस्ट नेग्लेक्टेड रिवर है, लोग खाली गोदावरी कृष्णा पढ़ के चल जाते हैं। उसके अलावा भी 2-3 रिवर है, उसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर बिकॉज। तो देखिए किसी भी एक साल में मान लीजिए 2020 में जो पॉवर्टी लाइन है वो किसी स्टेट में हायर होता है, किसी स्टेट में लोअर होता है। क्यों? इसका कारण क्या है? पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये सही बात है। प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, प्राइस लेवल्स ये भी सही बात है। ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये भी बिल्कुल सही बात है। क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम स्टेट, ये देखिए चारों सही बात है, पर इसमें से इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने वाला जो बात है वो है बी। क्योंकि पॉवर्टी तो वेरी करेगा ही करेगा, पर उसके वजह से ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन वेरी नहीं किया। किसी जगह मान लीजिए 40 लाख लोग गरीब है, किसी जगह 20 लाख लोग गरीब है, ये तो वेरी करेगा ही करेगा। पर इसके वजह से पॉवर्टी लाइन वेरी नहीं करेगा। पॉवर्टी लाइन किस लिए वेरी करेगा? अब 40 लाख लोग समझ लिए एक्स आइटम खाते हैं, वो एक्स आइटम का प्राइस जो है वो यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग है, उस कारण से पॉवर्टी लाइन अलग है। इसलिए बी इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजॉल इनटू स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए टेक्निक होता है क्लाउड में हम लोग सरस इंजेक्शन थिनिंग टेक्निक डाल लगाते हैं ताकि ये एरोजॉल डिपोजिशन ना हो। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि देखिए सीरियस क्लाउड अगर थिनिंग नहीं करेंगे तो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता रहेगा, हीट को रिलीज होने नहीं देगा, अर्थ गर्म होता रहेगा। तो अर्थ की गर्मी को कम करने के लिए क्लाउड हटाने में होने होंगे, बिकॉज नाइट क्लाउड की वजह से हीट अर्थ एमिट नहीं कर पाता, इस कारण से रिड्यूस इन ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प करता है। डी इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन्ड। देखिए पायरोलिसिस आपको देख के लग रहा है कहीं हीट का कोई ना कोई उपयोग होगा। प्लाज्मा गैसिफिकेशन माने प्लाज्मा एक तरह का फ्लूइड होता है, उसको गैसिफाई कर रहे हैं, कोई ना कोई हीट का बात चल ही रहा है। प्रोसेस का नाम देख लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, ये तो हो नहीं सकता। हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल्स, ये भी हो नहीं सकता। वेस्ट टू एनर्जी टेक्निक, ये डी नंबर है, इज द आंसर, वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्शन। तो इस सब में ये प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता। पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन दोनों साथ में वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी में काम आता है। ऐसे उस टाइम का करंट अफेयर्स का सवाल था, अब बेसिक साइंस का भी सवाल है, अगर नहीं पता तो इट कैन हेल्प यू। बेसिकली समझ लिए पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन होता क्या है, जैसे मैंने पढ़कर समझाया उस तरह से बेसिक 1 और 2 वर्ड से अपने लिए ट्रिगर वर्ड्स रखिए, उससे आपको अवेयरनेस मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर अगस्थ्यमाला बायोस्फेरिक रिजर्व। इनमें से कौन सा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व अगस्थ्यमाला बायोस्फेरिक रिजर्व में पड़ता है? देखिए इन्वायरमेंट का सवाल है, एक्चुअल है। अगस्थ्यमाला का इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है, इसलिए इनके अंदर का नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व अपने को पता होना चाहिए। इसका आंसर है ए, नेयार, पिपरा, सिंडरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कलाकाड मंडूथराई टाइगर रिजर्व, ये इसका ए आंसर है। ये तो कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मुझे तो खाली नेयार और कलाकाड पता था, इससे मैंने लिख दिया। तो आपको भी ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, सारा याद नहीं रहेगा, बट फ्यू ऑल्सो कैन गिव यू हिंट इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर, ठीक है सही बात है। सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर, ये भी सही बात है। सम स्पीशीज ऑफ मैरीन एनिमल्स आर हर्बीवोर, ये भी सही बात है। सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस, विविपेरस माने वो होते हैं जैसे प्लांट मैंगो स्वीटम में ज़्यादा पड़ते हैं, जो एग है उनका बॉडी में सीड जो है, जिसमें एग मान लो स्नेक के टर्म में, वो उनके बॉडी से निकलने से पहले ही फ्रूट बन जाते हैं। ठीक है, माने स्नेक के बॉडी में ही उसका एग जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फीटस में। ये वाला 4 का मतलब ये है, तो इसका आंसर होगा डी। तो ये देखिए तीनों सही बोल दिया, 4 भी सही है, आंसर है डी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। वाइल्ड लाइफ दिया हुआ है, नेचुरली कहाँ मिलते हैं? ब्लू फिन मशीर, मशीर एक बर्ड है, ब्लू फिन मशीर, ब्लू फिन मशीर ये एक तो फिश है एक तरह का। इरावदी डॉल्फिन आपको पता होगा, ये इरावदी रिवर में मिलता है और ये फ्रेश वाटर में ज़्यादातर मिलता है इरावदी। चंबल में तो मिल नहीं सकता क्योंकि चंबल तो सॉल्टी लेक है, तो टू तो रॉन्ग हो गया। रस्टी स्पॉटेड कैट, कैट तो ईस्टर्न घाट में हो सकता है। ब्लू फिन महाशीर कावेरी रिवर में, ये भी सही है, क्योंकि देखिए 2 रॉन्ग है तो 2 को कटा दीजिए, आपका आंसर आ गया सी। काम खत्म, बाकी चेक ही नहीं करना है। इस क्वेश्चन में बेसिकली सिंपल आपसे ये पूछा है कि इरावदी डॉल्फिन जो है वो इस रिवर में मिलता है कि नहीं मिलता, आपने बोला नहीं मिलता तो काम खत्म। तो फ्रेश वाटर में मिलता है इरावदी डॉल्फिन, फ्रेश वाटर, इसीलिए अपने को पता है चंबल में नहीं मिलेगा। इज द कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रोबीट्स। माइक्रोबीट्स देखिए एक तरह का प्लास्टिक होता है, छोटा छोटा माइक्रोबीट्स प्लास्टिक फॉर्म में होता है,
ये ओशंस में जमा हो जाता है और पॉल्यूशन करता है। इसको फिश खा जाती है और फिश में बायोमैग्निफिकेशन टाइप का प्रॉब्लम हो जाता है। इससे फिश से ह्यूमन में आ जाता है और सबकी जान को खतरा हो जाता है। सिंपल सा बात ये है। फिर दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल इन टू मरीन इकोसिस्टम, ये बात सही है। दे आर कंसिडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर, ना। दे आर स्मॉल इनफ टू बी एब्जॉर्ब बाय क्रॉप, ये भी नहीं है। दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड इन फूड एडिटर्स, ये भी नहीं है। यही आंसर है इसका। 30 का ये आंसर होगा, सॉल्व हो गया, काम खत्म। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पहले। रिसेंटली देयर वाज अ ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल। हिमालयन नेटल एक स्पीशीज का नाम है, बिकॉज इट इज फाउंड टू बी सुटेबल सोर्स ऑफ। देखिए एक स्पीशीज का बात हुआ, हिमालयन नेटल, करंट अफेयर्स का सवाल है 2019 का, तो उस टाइम जरूर न्यूज़पेपर में आया होगा। तो उसके बारे में जानना है कि वो उसका किस लिए सस्टेनेबल सोर्स क्या चीज का है, वो समझना है। ठीक है, तो अपने पहले गैस लेके देखते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग, संभावना है, पर देखिए एंटी मलेरियल ड्रग अपने को ऐसा जब भी चाहिए नहीं। बायोडीजल तो इंपॉर्टेंट है, तो ये हो सकता है किसी स्पीशीज से मिले तो हमें फायदा हो। पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री, ये हमें ऑलरेडी बहुत सारा मिल रहा है, तो इतना खास जरूरत है नहीं। टेक्सटाइल फाइबर मिले तो हमें कुछ फायदा हो सकता है। तो देखिए ऐसे ऑप्शन देखिए आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, पर लकीली मुझे पता है टेक्सटाइल फाइबर आंसर है 31 का डी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई फैक्ट है। उस टाइम का करंट अफेयर्स का सवाल है। अगर आपको नहीं आता तो घबराने का बात नहीं है, सवाल दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा, उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। बट अगर नॉलेज के लिए जानना है तो हिमालयन नेटल, नेटल में अपने को टेक्सटाइल फाइबर्स मिलते हैं। ऐसे नाम से आप नेटल से गेस भी कर सकते हो कि कुछ नेट वाला चीज मिलता होगा। और टेक्सटाइल्स या फाइबर्स जो होते हैं उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर्स होता है, तो एक वो भी लॉजिक बना सकते हो आप। ठीक है, आंसर डी है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग डेटा यूज्ड। आपको पता होगा कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 7 अभी हम लोग रिसेंटली 2023 में लॉन्च किए हैं अंडर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV जो अपना है, उसके अंदर अपने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 7 एक पेलोड की तरह डाले हैं। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है, इनका क्या पर्पस होता है वो समझते हैं। क्लोरोफिल कंटेंट इन वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, ये काम किया जा सकता है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम राइस पैडीज ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, ये भी किया जा सकता है। लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, ये भी किया जा सकता है। इनफैक्ट तीनों किया जा सकता है, आंसर होगा डी। देखिए अब आपको ऊपर आसमान में सैटेलाइट लगा दिया, नीचे धरती है, आप पूरा धरती पर नजर रख रहे हो, तो जो चीज यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो, मेजर कर सकते हो ना इस जगह के बारे में, हर एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, तो ये सारा चीज ऑब्जर्वेबल है। क्लोरोफिल कंटेंट हमें कलर से पता चल सकता है, अगर हम देख सकें। ग्रीन हाउस गैस एमिशन हमें वहाँ पे गैस का कंपोजिशन पता कर सकता है। लैंड सरफेस टेम्परेचर हमें हीट कोई ना कोई मॉड्यूल लगा के पता चल सकता है। तो सारा पॉसिबल है, मतलब मेरा लॉजिक समझाने का ये है, इसलिए आंसर डी है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स with reference to the states mentioned above in terms of percentage of forest cover to the total area of the state, which one of the following is correct as in ascending order। आपने को सिंपल सा बोला, ऊपर जो स्टेट दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर को अगर हम लोग देखें, फॉरेस्ट कवर को अगर हम लोग गौर से देखें सारा स्टेट का, टू टोटल एरिया, मैंने समझ लिए टोटल एरिया स्टेट का है ए और फॉरेस्ट कवर अपने पास बी, तो बी बाई ए का जो परसेंटेज है वो अपने को निकालना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, घटते से बढ़ते क्रम में, माने स्टार्ट लोएस्ट से करना है और हाईएस्ट लास्ट में होना चाहिए, इस ऑर्डर में। अब देखिए सिंपल सा बात है, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका चांसेस है वो इस परसेंटेज में नीचे लाई करेगा, और जिसका फॉरेस्ट कवर ज्यादा होगा वो इस परसेंटेज में ऊपर लाई करेगा, माने ज्यादा आगे लाई करेगा। अब इससे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ देखिए छोटा स्टेट है, मध्य प्रदेश बड़ा स्टेट है, महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, उड़ीसा ठीक ठाक साइज का स्टेट है। देखिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है ना, अपने को चुनना होगा कौन सा पहले है, ऑप्शन देखिए ही समझ में आ रहा है। तो देखिए मध्य प्रदेश का टोटल एरिया ज़्यादा है, टोटल एरिया मध्य प्रदेश का ज़्यादा है, और फॉरेस्ट कवर भी मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, फॉरेस्ट कवर भी मध्य प्रदेश में अच्छा खासा है। तो इस कारण से मध्य प्रदेश जो है अपने सेकंड में पटकते हैं, महाराष्ट्र फर्स्ट में पटकते हैं। ये अपना ऑप्शन सी और डी में से एक होगा। अब 1 और 4 चेक कर लेते हैं। अब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में किसका एरिया ज़्यादा है? उड़ीसा का एरिया ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में देखिए फॉरेस्ट कवर भी ज़्यादा है और एरिया भी कम है, इस हिसाब से छत्तीसगढ़ पहले होना चाहिए, माने लास्ट में होना चाहिए इन दिस रेशियो। तो अपना आंसर आना चाहिए सी। आई होप यू अंडरस्टैंड। और छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट कवर भी अच्छा है और एरिया भी कम है, और उड़ीसा में जो है एरिया भी ज़्यादा है और फॉरेस्ट कवर भी छत्तीसगढ़ के मुकाबले ऑब्वियसली कम है। इस कारण से अपना आंसर आ गया सी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following statements are correct about the deposits of methane hydrate? मीथेन हाइड्रेट क्या होता है? ये मीथेन इसको बोलते हैं, इसका हाइड्रेट बना देना, OH या H कुछ लगा के। तो मीथेन हाइड्रेट जो होता है ये एक तरह का, आपने समझ लीजिए परमाफ्रॉस्ट। तो मीथेन हाइड्रेट एक तरह का क्रिस्टल्स या डिपॉजिट्स होता है, क्रिस्टल्स या डिपॉजिट्स होता है
अब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ना ये गैस रिलीज कर सकता है मीथेन। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम द डिपॉजिट, ये पॉसिबल है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन द आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर, ये भी सही है। मीथेन इज इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डिकेड और टू, ये बिल्कुल सही बात है, आंसर होगा डी। देखिए ये पूरा फैक्चुअल सवाल है, वैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड थोड़ा सा फैक्चुअल ज़्यादा है ये, तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिक सा बात, पहले मीथेन हाइड्रेट क्या होता है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पता था, आंसर डी है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द अबव आर रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप और मास बायोमास रेसिड्यू। कोई भी क्रॉप का अगर हम लोग जला के, पराली इसको बोलते हैं, जलाएंगे, उसको बर्न करेंगे, तो उसके रेसिड्यू के जलने से स्ट्रॉ जैसे होता है, क्रॉप स्ट्रॉ भी बोलते हैं इसको, इसको बर्न करने से क्या क्या गैस निकल सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड संभावना, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गई और पार्शियल कंबशन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है। मीथेन डेफिनेटली बन सकता है, ओजोन भी कुछ हद तक बन सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी कुछ हद तक बन सकता है। क्लियर कट इसका आंसर डी है। देख लीजिए आप लोग लॉजिकली सॉल्व करने पर अपना आंसर निकल जाता है, तो दिस इज इट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सी का नाम दिया है, कई सारे सी का नाम दिया है, उनके बॉर्डरिंग कंट्रीज का नाम दिया है। देखिए इसको कई तरह से पूछा जा सकता है, पर इन्होंने मैच द कॉलम स्टाइल में पूछा है, तो बताइए कौन कौन सा डायरेक्टली मैच किया हुआ है। ठीक है ना, तो पहले देखते हैं एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, रेड सी। इसमें से कौन कौन सा सी पॉपुलर है? मेरे हिसाब से रेड सी, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी और ब्लैक सी, ये चारों ज़्यादा पॉपुलर है, एड्रियाटिक तो कम पॉपुलर है। पहले रेड सी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेड सी। रेड सी माने कहाँ पे, ये देखिए अपना अरेबियन पेनिनसुला है, सऊदी अरबिया है, यहाँ पे यहाँ पे यमन है, यहाँ पे ओमान है और यहाँ पे बाकी अलग देश है। ठीक है, तो अगर अपने चेक करेंगे तो रेड सी यहाँ पे, ये अफ्रीका वाला पार्ट है, तो यहाँ पे रेड सी है। तो इसके बगल में सीरिया आता है, सीरिया नहीं आता है भाई। इस साइड में सीरिया, इस साइड में सूडान, इजिप्ट, इरिट्रिया ये सब आता है, सीरिया नहीं आता है, तो 5 इज रॉन्ग। 5 रॉन्ग हो गया तो ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। अब इसका मतलब है 1 और 4 तो पक्का सही है। और वैसे अपने को पता भी है कि मेडिटेरियन सी यहाँ पे होता है, मोरक्को नॉर्थन अफ्रीका के पास, यहाँ पे यूरोप स्टार्ट है, यहाँ मेडिटेरियन सी होता है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से मोरक्को तो यहाँ नॉर्थ अफ्रीका में होता है, तो ऑब्वियसली सही है। 4 इज डेफिनेटली राइट और 1 भी राइट है बिना पता हुए, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में से सही आंसर होगा। अपने को चेक करना है 2 और 3, 2 और 3 में जो सही है वही आंसर है। एटलीस्ट 50% चांस में तो अपने आ गए, अपने को इसी को सॉल्व करना है खाली। अब 2 और 3 में कौन सा पता होने का चांसेस ज्यादा है? ठीक, कैस्पियन सी इज पॉपुलर ऑल्सो, ब्लैक सी इज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली पॉपुलर। ठीक, कैस्पियन सी जो है वो ऑटोमन एम्पायर के ईस्ट माने ईस्ट यूरोप में ज्यादा खुलता था, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में। ठीक है, तो वहीं पे तो रशिया है, तो रशिया के बगल में कजाकिस्तान होने का चांसेस ज्यादा कैस्पियन सी के नजदीक में, इस हिसाब से अपना 3 इज राइट। ठीक है, अब 2 नहीं भी पता तो भी हटा दीजिए, तो अपने को पता है 20 द आंसर। ठीक है ना, क्योंकि 3 और 4 सही है अपना। और लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स। देखिए चाइना बहुत तगड़ा एक्सपोर्टर था राइस का एक जमाने में, इंडिया भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट करता है। चाइना इंडिया फर्स्ट सेकंड की लड़ाई करते रहते हैं। देखिए 2019 का सवाल है, उसके लास्ट 5 साल माने 2014 से 2019 का लगभग बात कर रहा है अप्रोक्सीमेटली। देखिए चाइना और इंडिया में टफ कंपटीशन चलता है, पर इस टाइम इंडिया जीत गया था, आंसर है बी, तभी करंट अफेयर्स में पॉपुलर था, इसीलिए एग्जाम में आया भी। ठीक है, बी आंसर है। 38 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट पेयर्स। ये ग्लेशियर्स दिया है, रिवर्स दिया है, इनमें से कौन सा रिवर कौन से ग्लेशियर से राइज होता है, सोर्स का बेसिकली बात किया गया है, तो उस पर ये मैच द कॉलम करना है। लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। देखिए अपने को पता है यहाँ पे कौन कौन सा रिवर दिया है, यमुना, चेनाब, मंदाकिनी, नुब्रा, मानस। नुब्रा जो है लद्दाख साइड में निकलता है, तो ईस्टर्न साइड से निकलता है, तो सियाचिन के पास से रिवर निकलने का संभावना बन रहा है, तो ये सही हो सकता है, चांसेस का सही होने का राइट है। अगर ये सही है मान लेते हैं तो अपना ऑप्शन ए या बी में से एक होगा, इसका मतलब 1 चेक करने की जरूरत है नहीं, वैसे भी पता अपने को यमुना बंदरपुर से निकलता है, दैट इज ऑफ डेफिनेटली राइट। तो अपने को बस चेक करना है 2 और 3 में, 2 और 3 में जो सही है और सबसे अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 2 और 3 क्या है, बारह सिगड़ी और मिलाम, मिलाम सॉरी हाँ, बारह सिगड़ी और मिलाम। तो अपने हिसाब से बारह सिगड़ी जो है राइट है, चेनाब, बारह सिगड़ी से चेनाब निकलता है, चेनाब नदी निकलती है, तो आंसर होगा अपना ए। ठीक है, फैक्चुअल सवाल है, अगेन मैं बोलूंगा, ये सब क्वेश्चन जब समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए फैक्चुअल सवाल है, बिकॉज समझाने लायक कोई बात ही नहीं, ये रटना ही पड़ेगा, याद ही होना चाहिए कुछ ना कुछ, तभी आप लिख पाओगे। ठीक है ना, तो आंसर है इसका ए। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्या है, इन इंडिया यूज ऑफ कार्बोफ्यूरान, एक तरह का क्लोरोक्लोरोकार्बन हो गया, कार्बोफ्यूरान, मिथाइन, पैराथियन, फोरेट एंड ट्राइएज़ोफोस इज व्यूड विद एप्रीहेंशन, दिस केमिकल्स आर यूज्ड इन। अब देखिए सीधा सा बात है, कार्बन फ्रिज वगैरह में ज़्यादा यूज होता होगा। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स में संभावना है, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स में भी संभावना है। अब देखिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है, फ्रूट राइपनिंग एंड चांसेस कम है,
मॉइस्चराइजिंग एजेंट इन कॉस्मेटिक, ये भी चांसेस कम है। अपने पास क्या बचता है, पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर और प्रिजर्वेटिव इन प्रोसेस्ड फूड। अब इंडिया में कोई चीज़ को भारी मात्रा में आप माने क्रिटिसाइज करोगे तो वो हाई स्केल होना चाहिए, तो एग्रीकल्चर ज़्यादा हाई स्केल है, अपने ए के संग जाएंगे। ठीक है, इज द बेस्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए करंट अफेयर्स का सवाल है, अगेन करंट अफेयर्स का सवाल है, फैक्ट्स है थोड़े से, थोड़ा साइंस का ही बात है, तो इसके अवेयरनेस से यहाँ पे ए आंसर लगाया जाएगा, वरना ए और बी तो आप भी नैरो डाउन कर सकते हो सिंपल लॉजिक से। तो उसके बाद आपको 50, अगर कोई भी और टिक लगाते हो तो आपका सक्सेस होने का चांसेस 50% है। ठीक है ना, 50% क्वेश्चन को राइट करने का चांसेस के संग आप रिस्क ले सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन यानी कि वेटलैंड्स का हुआ था, रामसर कन्वेंशन ईरान में। ठीक है ना, रामसर कन्वेंशन इट इज अ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैंडेटरी तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना, रामसर कन्वेंशन का जरूरत नहीं है। हमारे पास अपने पास इंडिया में अपना वेटलैंड्स एक्ट है, उसके तरह प्रिजर्व कर रहे हैं, वेटलैंड एक्ट की तरह रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, तो हमें रामसर का जरूरत तो है नहीं। तो वन इज रॉन्ग। With the Wetland Conservation Rules 2010 were framed by Government of India based on the recommendation of Ramsar Convention। यार भी बात भी गलत है, कि हम लोग रामसर कन्वेंशन का इंतजार नहीं किए 2010 में। रामसर कन्वेंशन के बाद हम लोग खुद का कमेटी बैठा है, हम लोग बोले भाई काम करना है, वेटलैंड को बचाना है, अपना वेटलैंड एक्ट बना है, उसके अंदर रूल्स बनाएंगे, रूल्स बना के हम लोग कंजर्व करेंगे। टू इज रॉन्ग। तो जब वन और टू रॉन्ग है ही तो बच के गया सी, खाली थर्ड बिना पढ़े भी उसको राइट लगा सकते हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। द वेटलैंड रूल्स 2010 ऑल्सो इनकम्पास द ड्रेनेज एरिया और द कैचमेंट रीजन्स ऑफ द वेटलैंड एज डिटरमाइंड बाय द ऑथर। सही बात है, खत्म हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट्स दिया है, बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है देखते हैं। एग्रीकल्चरल सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन एनवायरनमेंट, ये सही बात है। एग्रीकल्चर सॉइल में हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं, और फर्टिलाइजर में आपको पता है मेनली क्या होता है, एनपीके होता है। तो इसके ऑक्सीडेशन से अपने को एग्रीकल्चर सॉइल से अपने को नाइट्रोजन निकलने का चांसेस हाई है, तो वन इज राइट। कैटल रिलीज एमोनिया इन एनवायरनमेंट, सही बात है। अब कैटल भी जो है उसका जो वेस्ट होता है वो बायो वेस्ट होता है, और बायो वेस्ट से एनएच एमोनिया माने NH4 होता है। ठीक है, तो वहां से अपना नाइट्रोजन एमिट हो सकता है एक बाई प्रोडक्ट में, तो दैट इज राइट, टू इज राइट। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू एनवायरनमेंट, ये भी फैक्चुअली सही है। देखिए इन तीनों के बारे में आपको नहीं पता, मान लेते हैं तीनों के बारे में नहीं पता, वन और टू के बारे में तो पता है, तो डी आंसर ऐसे भी हो गया। अदरवाइज अगर आपको तीनों के बारे में नहीं पता तो ये नाइट्रोजन साइकिल इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं ना, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, ये सब का इस सब से बना हुआ ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसलिए आपको आना चाहिए। 41 का डी आंसर है। आई होप यू गेट इट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज कॉमन टू प्लेसेस नोन एज अलियापुर, ईसापुर एंड कंसाबती। ये सब नदी का नाम है, कंसाबती रिवर आपको पता होगा। तो इसमें रिवर के पास सबसे संभावना ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट तो कोई बात कर ही नहीं रहा होगा। यूरेनियम डिपॉजिट हो सकता है, पर रिवर के पास नहीं मिलता वो। अंडरग्राउंड के सिस्टम पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम लोग रिवर का बात कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर का बात नहीं कर रहे। तो क्या बचता, वाटर रिजर्व, दी इज द आंसर। सिंपल सी बात थी, एलिमिनेशन आंसर आ गया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रपोजल्स टू द यूज ऑफ हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हाइड्रोजन एनरिच्ड अगर हम यूज करेंगे एज अ फ्यूल फॉर बसेस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कंसीडर करना है हमें, देखिए हमें क्या सही है बताना है। पहला स्टेटमेंट ये है, द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी इज द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन। ये बात गलत है। अब देखिए हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज करें, नेचुरल गैस में मेनली मिथेन होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में हम लोग हाइड्रोजन एक्स्ट्रा डाल देंगे तो क्या ही हम उससे रिएक्शन करवा देंगे। तो ये बात तो कार्बन, अगर CO2 जो निकलता है, CO पार्शियल ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन के मिक्स से CO निकलता है, CO2 निकलता है, अदर केमिकल्स निकलते हैं, ये तो निकलेगा, ऐसे हाइड्रोजन को लेना देना। SCNG एस फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशंस, ये सही बात है। अब देखिए ये CH4 है, ये O2 के संग रिएक्ट करेगा ही, और H अगर एक्स्ट्रा हुआ तो वो CO2 के संग रिएक्ट करके एसिड बना देगा, ये संभावना थोड़ा सा बनता है, तो इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होने नहीं देगा, और हाइड्रोकार्बन एमिशन को भी कम कर देगा। ये बात सही है। हाइड्रोजन अप टू 1/5 ऑफ द वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद CNG एज अ फ्यूल। अभी हम लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग का बात कर रहे हैं आज के ज़माने में, वैसे एक हाइड्रोजन एक तरह का एनर्जी रिसोर्स भी की तरह कंसिडर किया जा रहा था, ठीक है, एक टाइम पे, क्योंकि हाइड्रोजन निकालना थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, इसलिए हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का जो बात कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस से बनाते हैं वो वाटर के, क्योंकि तो एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और थोड़ा ग्रीन एनर्जी का यूज़ करेंगे तब जाकर ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। अभी हम नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो अगर हम लोग इथेनॉल ब्लेंड करते हैं, हाइड्रोजन भी ब्लेंड उस तरह कर सकते हैं सीएनजी में फ्यूल की तरह यूज़ करने के लिए, तो थ्री स्टेटमेंट भी राइट है। एस सी एन जी मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव है, तो भी बात की एक्सपेंसिव तो नहीं है,
लेस एक्सपेंसिव तो नहीं बल्कि मोर एक्सपेंसिव बन जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन खुद ही एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा एक्सपेंसिव बात है, उसको फिर सीएनजी में मिक्स करना तो ऑलरेडी एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, तो ये गलत होगा। 4 गलत है तो ये हट ही गया और 2 और 3 राइट विल बी आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन द क्लाउडी नाइट्स। अब देख क्लाउडी नाइट्स है, इसका मतलब अर्थ जो हीट रिलीज करेगा वो क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। इस वजह से जो सरफेस पे अगर जो भी वो है एयर 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 मॉइस्चर है, ये समझ लीजिए अगर ये कोल्ड हुआ तब ये हॉट एयर इस पे करेगा तो कंडेंस होगा, पर ये कोल्ड हुआ ही नहीं, इसका हीट रिलीज ही नहीं हुआ, तो ये भी हॉट और ये भी हॉट, तो कंडेंसेशन होगा नहीं, ड्यू टॉप बनेगा नहीं। आंसर होगा बी। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल प्लान बट प्लेसिंग इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ये बात गलत है, ये 42nd या इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, 44 मोरारजी देसाई के टाइम पे हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये सही बात है, यहाँ पे एनजेक का बात चल रहा है, एनजेक को ट्रैप कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये वाला बात सही है, आंसर होगा बी। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जज इंक्वायरी एक्ट। ये बात गलत है, कर सकता है लोकसभा स्पीकर में, पहले कुछ मेंबर्स आगे बोलते हैं सर देखिए हमें जज को हटाना है, तब ये स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है, वो हटा भी सकता है रख भी सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। The Constitution of India defines and gives details of what constitute incapacity and proved misbehavior of the judges of the Supreme Court of India। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में बताया नहीं है, बस वर्ड्स यूज किया गया है, incapacity और misbehavior। थर्ड गया, the details of the process of the impeachment of judges of Supreme Court of India are given in Judges Inquiry Act। ये बस सही है। If the motion of the impeachment of a judge is taken up for voting, law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by the majority total membership of that house and not less than by 2/3 total members present of voting। ये एकदम सही बात है। सेकंड टाइप का वोटिंग होता है जिसमें हमें 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट वोटिंग को कंसीडर करना चाहिए और मेजॉरिटी मेंबर्स भी वोटिंग होने चाहिए, तभी जज को इम्पीच किया जा सकता है। इसका आंसर होगा सी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। आंसर होगा ए, क्योंकि देखिए 9th शेड्यूल हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, जो 1950 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये लैंड रिफॉर्म्स के हिसाब से था और फिर कुछ और लॉज थे जो लोग चाहते थे कि जुडिशियल रिव्यू से बचे, इसलिए 9th शेड्यूल में क्वेश्चन पूछा गया, 9th शेड्यूल बनाया गया था। आप यू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोल सेक्टर वर नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इंदिरा गांधी पीरियड। सही बात है। नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड अंडर लॉटरी बेसिस। ये बात गलत है, लॉटरी बेसिस पे नहीं, जो ज्यादा प्रॉफिट देगा उसको हम लोग देते हैं। रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट शॉर्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई बट नाउ इंडिया सेल्फ सफिशिएंट। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इंडिया के पास खाली सेकंड ग्रेड का कोल है, फर्स्ट ग्रेड जो एंथ्रासाइट होता है वो इंडिया के पास नहीं है, तो जम्मू एंड कश्मीर रीजन में थोड़ा सा मिलता है, कुकिंग कोल बेसिकली से कहते हैं, तो इंडिया मेनली ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करती है। ये वाला बात गलत है, थर्ड नंबर, थर्ड गलत है तो हटा दीजिए। क्या बचा, 1 ए इज द आंसर। आई हैव यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 एग्जेम्प्ट सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यस, ये वाला बस सही है। अभी देखिए इसका अमेंडमेंट होने के साथ कुछ कुछ पोस्ट डाल दिए गए जिनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के नाम पे आप बर्खास्त नहीं कर सकते, तो इस लॉ के अंदर आता है, बिल्कुल सही बात है, 1 इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द अबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। एक्चुअल बात है मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरे को लगा 4 से 5 बार हुआ, तो इसको अगर चुनना पड़ा तो इसको पॉजिटिव मान के चलेंगे। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड तो बिल्कुल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोल के एक्ट लिख दिया, उसको अमेंड किए जा रहे हैं हम लोग, पार्लियामेंट लॉ बनाता है इसके ऊपर, लॉ बन गया उसका अमेंडमेंट चलता रहता है, तो वेल डिफाइंड तो नहीं है, पार्लियामेंट को बोला वेल डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना, तो ये थर्ड बात गलत है, थर्ड गलत है, तो बस क्या बच गया, ए इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 नंबर आखिरी क्वेश्चन आज का, इसमें क्या लिखा हुआ है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। देखिए ट्राइबल लैंड्स का बात कर रहा है, बेसिकली ट्राइबल राइट्स का बात कर रहा है, तो ट्राइबल राइट्स के बारे में 5th और 6th शेड्यूल में बात होता है मेनली। 5th शेड्यूल में अक्रॉस इंडिया और 6th शेड्यूल में सिर्फ 4 स्टेट्स के अंदर होता है, और 5th शेड्यूल में अक्रॉस इंडिया जितने भी ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे लैंड राइट्स का बात चलता है, तो आंसर होगा 5th शेड्यूल, क्योंकि 6th शेड्यूल ऑप्शन में है नहीं, तो बी इज द आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजीज इन इंडिया। इसको पीवीटीजीज बोलते हैं। पीवीटीजीज के बारे में 4 फैक्चुअल स्टेटमेंट्स दिया है, अपने को बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये 2019 में आया था क्वेश्चन, तो उस हिसाब से डेटा है, कुछ फैक्ट्स आपके अलग भी होंगे तो डरने का बात नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पीवीटीजीज रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूटीज।
उस टाइप के हिसाब से ये फैक्ट सही है, एक यूनिट अंडमान एंड निकोबार था, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजी स्टेटस। अब देखिए क्या क्राइटेरिया थे, ये 3-4 क्राइटेरिया थे फॉर पीवीटीजीज की प्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि हंटिंग जैसा प्रैक्टिस लोग करते रहते हो, जीरो और लेस देन जीरो ग्रोथ यानी स्टैग्नेंट या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, और लो लिटरेसी, ये क्राइटेरियाज थे पीवीटीजी डिसाइड करने के लिए, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या है, देयर आर 95 पीवीटीजीज ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार। एमएचए ने अभी तक खाली 75 पीवीटीजीज किया था 2019 तक, कहीं बढ़ भी गया हो तो 4-5 ही बढ़ा होगा, समझ रहे हो ना, तो 75 ही आंसर है, तो ये वाला गलत होगा, तो ये इज रॉन्ग। फिर फोर्थ नंबर क्या, इरूलर एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजीज। इरूलर ट्राइब आपको पता होगा, अभी तमिलनाडु में जय भीम पिक्चर इनके ऊपर बना था, तो इरूलर ट्राइब के ऊपर ही था। एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब जो है तेलंगाना के हैं, तो ये लोग दोनों पीवीटीज में आते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर होगा 1, 2 एंड 4, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस और प्रोविजन कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर द आर्टिकल 142, इट कुड मीन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को प्लेनरी पावर देता है जस्टिस इंश्योर करने के लिए, कोई भी जजमेंट देने के लिए। तो अगर कुछ बाकी समझ में नहीं भी आ रहा, तो आर्टिकल 142 देख के आपको समझ में आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। तो ये इलेक्शन कमीशन हटा दो, स्टेट लेजिस्लेचर हटा दो, फाइनेंशियल क्राइसिस हटा दो, बचा सुप्रीम कोर्ट वाला, बी इज द आंसर। वैसे इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी ऑर्डिनरी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वेस्ट किया गया है, वो उस पर कोई भी ऑर्डिनरी लॉ उस पर लिमिटेशंस नहीं लगा सकता, यानी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट पे लिमिटेशन नहीं लगा सकता है, वो वाला बात है, अगर वो आर्टिकल 142 का पावर एक्सरसाइज करके कोई जजमेंट सुना रहा है तो। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेट्स के एमएलए लोग जो विधानसभा बैठते हैं, तो विधानसभा के बारे में सवाल बोल रहा है। द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन। ये सही बात है, ये अपने पार्लियामेंट में भी होता है, फर्स्ट सेशन होता है जनरली, उसके स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, वैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर करते हैं। तो व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑफ दैट मैटर। ये भी बात सही है, 1 और 2 दोनों सही है, आंसर होगा सी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हैज, अब देखिए इसमें कन्वेंशन का बात किया गया है, यूएन कैक इसमें भी उसी का बात किया गया है, तीसरे में यूएन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यूएन टॉक के बारे में बात किया गया है। तो थर्ड क्या बात करें, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात, 3 कन्वेंशन के बारे में बात की है, यूएन कैक, यूएन टॉक और यूएन ओडीसी। अब इनके में बताया इनमें प्रोविजंस क्या क्या हो सकता है। देखिए प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड एंड लैंड सी एंड एयर, अब जो माइग्रेंट्स वाला स्मगलिंग का बात है, ये कहीं से भी करप्शन का काम लग नहीं रहा है, ये ट्रांसनेशनल क्राइम के अंदर आता है, तो ये फर्स्ट, ये जो थर्ड वाला है इसका आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट में जो दिया गलत है, थर्ड में जो दिया है वो भी गलत है, तो फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग हो गया, तो तुम्हारे पास क्या बचा सी, बाकी दोनों नहीं भी पता, तुम्हारा काम सॉल्व हो गया ना। देखिए लॉजिक सॉल्व करना, पहले में जो करप्शन दिया, करप्शन का काम तो माइग्रेंट को स्मगल करना नहीं है ना, वो तो अलग चीज़ आएगा, तो आपको समझ में आएगा ट्रांसनेशनल क्राइम के अंदर माइग्रेंट्स आते हैं, यू कैन इजीली सॉल्व। और वैसे भी करप्शन का अगला स्टेटमेंट भी देखोगे, इस एवर फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट, अब यूएन कैक होगा तभी तो एंटी करप्शन होगा ना, तो टू तो ऐसे भी सही है, 1 रॉन्ग 2 सही, तो ऐसे भी दिख रहा है, बाकी दोनों नहीं भी समझ में आया तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज पर रिसेंट अमेंडमेंट इन द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, उस टाइम जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था 2017 के अंदर हुआ था, के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव द राइट टू फेल बैम्बूज ग्रोन इन द फॉरेस्ट एरिया। ये बात गलत है, एक्चुअल में उसको बैम्बू को जो है ट्री का डेफिनेशन से हटा दिया गया था, बैम्बू को ट्री नहीं रखा गया था, और ये ऑर्डिनेंस में हुआ था, तो ये वाला बात गलत हो गया। एज पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये बात बिल्कुल सही है, बैम्बू को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस माना गया है इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट में, ताकि उन लोग उसका लाइवलीहुड ले सके, लाइवलीहुड उनका ईजी रहे उसके लिए, उस पर्पज से, ताकि उनका लाइवलीहुड बन सके, लाइवलीहुड को ध्यान में रखते हुए ये काम, ताकि उनका लाइवलीहुड के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स। हाँ तभी तो ये दोनों एकदम पैरेलली सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी पर्सन्स ऑफ चॉइस। देखिए राइट टू लाइफ के अंदर आता है राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 बी इज द आंसर। एक्चुअल सी बात है, सीधा सा अगर राइट टू लाइफ समझते हो तो आप ये भी समझ जाओगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट्स एक्ट a biological process to create a seed can be patented in India। ये गलत बात है, सीड भी पेटेंट नहीं किया सकता, प्लांट वेराइटीज भी पेटेंट नहीं किया सकता। तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल लिखा है, थर्ड वाला राइट है, वन वाला रॉन्ग है। फिर इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। ठीक है, इस टाइम ये गलत बात था, पर अभी वाकई 2021 में इसको चेंज कर दिया गया। 2021 के बाद अब वाकई नहीं है। 2019 में ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर सी होगा। अभी अगर आपसे पूछा जाए तो आपका स्टेटमेंट आंसर बी होगा। ठीक है, ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, टाइम के हिसाब से थोड़ा चेंजेस आता रहता है, कुछ कुछ आंसर फर्क पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या चीज के लिए एम्पायर करता है? स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज सॉट। देखिए ये कर नहीं सकता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट खाली बोल सकता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन रिक्वायरमेंट है कि नहीं, पर ये नहीं बोल सकता कैसे। ठीक है ना, तो ये बात गलत हो गया। फिर ले डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स फॉर वेरियस रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है, ये बात गवर्नमेंट कर सकता है, तो आंसर होगा बी। अगर गवर्नमेंट नहीं करेगा तो कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करके बताएगा ना भाई, ये सब पॉल्यूशन का पैरामीटर है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो 2016 का है उसमें कौन सा बात सही है? वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। नहीं पता अपने को, अपने कोई आइडिया नहीं है, 5 है कि 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। द रूल्स आर एप्लीकेबल टू बी नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली। ये बात गलत है, ये तो श्योर गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। द रूल्स प्रोवाइड फॉर, खाली 3 टाइप का बॉडी में क्यों करेगा? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में क्यों नहीं करेंगे? म्यूनसिपैलिटी में क्यों नहीं करेंगे? ठीक है ना, आर्मी टाउनशिप में यानी कि कंटोनमेंट में क्यों नहीं करेंगे? इसका कोई बात है? नहीं पता अपने को, तो ये वाला बात गलत है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है? द रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलेबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। बिल्कुल सही। ठीक है, रूल्स का काम ही यही होता है कि कुछ को कंफर्म बताना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना, तो ये जो दिख रहा है कि लैंडफिल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मैक्सिमम सॉलिड को अपने लैंडफिल में डाल देते हैं, इस क्राइटेरिया को बताने का संभावना ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं तो सी के संग जाऊंगा। अगला स्टेटमेंट क्या है? इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। ये रूल हो सकता है पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 नंबर क्या है? एज पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स। ये भी एक रूल के बारे में पूछ रहा है। इफ रूल्स ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आर इम्प्लीमेंटेड इट बिकम्स ईजियर फॉर फर्म्स टू कंपनीज टू ले ऑफ वर्कर। बिल्कुल सही बात है। अगर समझ लीजिए कोई आपको 3 महीने का नौकरी दे रहा है तो आप उसके बाद आपको निकाल सकते हो ना। कोई फिक्स टर्म अगर एम्प्लॉयमेंट दे दिया गवर्नमेंट तो कंपनीज को ईजी होगा कि आपको 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए टेम्पररी रख सकता है वो। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या? नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन केस ऑफ टेम्पररी वर्कमैन। ये बात भी सही है, आंसर होगा सी। अभी आप टेम्पररी वर्कमैन में हो तो आपको पता होना चाहिए पहले कि आपका वर्क टेम्पररी है, आपका 2 महीना का ट्रेनर है। ऐसा जरूरी नहीं आपको 2 महीना बताया जाए कि देखिए आपका ट्रेनर खत्म होगा, दफा होइए। आपको पहले पता होना चाहिए कि कंपनी उस हिसाब से रिक्रूटमेंट करता है, कंपनी का प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट का बात है। आई नो लेबर के हिसाब से थोड़ा सा रूल माने रूड है, बट ऐसा ही है, कंपनीज को बेनिफिट करने के लिए इंसेंटिवाइज करना पड़ता है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सर्विस एरिया अप्रोच was implemented under the purview of। देखिए इसमें कुछ टाइप का बैंकिंग सिस्टम या मिशन के बारे में बात किया, अपने को बताना उसमें किसमें सर्विस एरिया अप्रोच इन्होंने यूज किया था। एक्चुअल में बैंकिंग स्कीम के अंदर आता है ये। पहला ऑप्शन क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नहीं, अगर यहीं पे अपने को रीजनल रूरल बैंक बोलता ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि इसका अप्रोच भी सिमिलर है। सेकंड है लीड बैंक स्कीम, यही आंसर बी आंसर है, फैक्चुअल सवाल है। देखिए 2019 का सवाल है, उस टाइम के करंट अफेयर्स में ज्यादा चल रहा था, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इसीलिए आपको ऐसा लगेगा कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, बिकॉज करंटली इसके बारे में कोई डिस्कशन है नहीं, ये क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होगा। पर इस टाइप का अंडरस्टैंडिंग आपको इकोनॉमी के ये समझना है कि इस टाइप का क्वेश्चन इकोनॉमी में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स। माइनर मिनरल्स माने एक तरह का मिनरल होता है जो कि मेजरली फाउंड नहीं होता है, या फिर एक तरह का रेयर अर्थ मटेरियल भी आप बोल सकते हो, या फिर ऐसा मटेरियल जो काफी सिलेक्टेड एरिया में पाया जाता है जिसका मेजर यूज भी नहीं है, उस टाइप से कोई चीज को माइनर मिनरल डिफाइन किया जाता है। एग्जैक्टली ऐसे नहीं पर इसी सेंस से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट क्या है? सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। ये बात सही है, सैंड इज अ माइनर मिनरल। फैक्चुअल जानकारी अगेन। सेकंड आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीजेस ऑफ माइनर मिनरल्स। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीजेस ऑफ माइनर मिनरल्स, बट द पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए बोला स्टेट गवर्नमेंट का लीजिंग का पावर तो है,
और रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है देखिए, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग फॉर मिनरल माइनर्स। माने आप लीज करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगा लीज करने का तरीका पे, और इलीगल माइनिंग को प्रिवेंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। आपको लगता है इतना पेचीदा फ्रेमवर्क हो सकता है? नहीं हो सकता लॉजिकली भी। तो 2 और 3 जो है ना, ये साथ में कभी सही नहीं होंगे, या तो 2 सही होगा 3 सही होगा। जिस ऑप्शन में 2 और 3 है उसको हटा दीजिए, तो बी हट गया और डी हट गया, अपने पास क्या बचा ए और सी। इसका मतलब 3 तो डेफिनेटली राइट है, माने ये सही है। ठीक, अपने आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, क्या फर्स्ट सही है? अपने देख चुके फर्स्ट सही है ऑलरेडी, तो अपना आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए थोड़ा सा ऐसे भी कई बार एलिमिनेट करना पड़ता है, जब आपको पूरी तरह से फैक्ट क्लियर ना हो तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, यूपीएससी का हिंट हर क्वेश्चन में देता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज। ये क्या बोल रहा है कि इंडिया है, ये कंट्री है, वर्ल्ड में ऐसे 203-4 कंट्री है, ऐसे ऐसे भरे पड़े हैं। अब इंडिया एज अ कंट्री जो किसी डेप्ट ले रहा है तो खाली वो गवर्नमेंट ही ले रही है, ऐसा हो सकता है? आपको लगता है अगर गवर्नमेंट डेप्ट का स्पेसिफिकली पूछा होता तो सीधा सा बात था एक्सटर्नल डेप्ट, पर यहाँ पे एक्सटर्नल डेप्ट का मतलब वो नहीं जो हम लोग समझते हैं। इसमें गवर्नमेंट डेप्ट का बात नहीं कर रहा, इसमें इंडिया का डेप्ट का बात कर रहा है। इस कारण से सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटी मोस्ट पॉसिबल ही नहीं है वैसे तो, एक गलत बात भी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी कैसे काम कर रही है भाई? हवा में थोड़ा ना काम कर रही है, वो भी तो एक्सटर्नल डेप्ट लेके रखी है फॉरेन कंपनी से, फॉरेन इन्वेस्टर्स से। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल द इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस। ऑल, देखिए सबसे बड़ा पहला गलती यही हो गया, ऑल है नहीं, देखिए यूएस डॉलर हो सकता है मेजोरिटी में हो, ठीक है ना, तो मैं और भी करेंसी है ना, जापान का युआन है, और भी स्ट्रॉन्ग करेंसी है, चाइनीज येन भी हो सकता है अपने पास, रशियन रबल भी अपने ट्रेड कर रहे हैं आज के दिनों में, जैसे आज के दिनों में, पहले इतना नहीं था, तो उस हिसाब से सिर्फ रशियन डॉलर में ऑल तो होगा नहीं, ठीक है ना, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है, आंसर होगा डी। आई होप यू अंडरस्टैंड। इकोनॉमी का उस टाइम करंट अफेयर का सवाल था, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट कभी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, which of the following is not included in the assets of a commercial bank। अब देखिए कोई बैंक है, बाकी दुनिया समाज जो भी है, बैंक में कुछ पैसा लोग डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक को पैसा दोबारा लौटाना होता है। जितने भी डिपॉजिट्स हैं, जो पैसा लोग बैंक में जमा करते हैं, टर्म डिपॉजिट या फिर कुछ भी डिपॉजिट मान लीजिए आप, ये सारे डिपॉजिट क्या बैंक के लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक को चुकाना है दोबारा, ठीक है, तो डिपॉजिट इज द आंसर डी। ठीक है, बाकी ऑप्शन पढ़ के समझा सकता हूँ, पर इस सेशन में टाइम ज्यादा लग जाएगा, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना भी काफी, आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो कैसे सोचना है, it will help you. Now let's move to the next question. 65 number question क्या बोल रहा है, in the context of India which of the following factors is a contributors to reducing the risk of currency crisis। currency crisis का मतलब क्या है, जैसे अपना इंडियन करेंसी INR है, इसका सिंबल ये है, ये भी किसी को डाउट हो तो देख ले। अब वर्ल्ड में कोई भी करेंसी है, मान लीजिए USD, अगर इंडियन करेंसी का कब क्राइसिस आएगा, जब वर्ल्ड में अपने को कोई दूसरा करेंसी जिसका हार्ड करेंसी, जैसे USD है, चाइनीज है, फिर रबल है, ये सब जो हार्ड करेंसीज है, इनसे अगर अपने इनके एक्सचेंज में अपने इंडियन रुपी सफिशिएंट ना दे पाए, इसका मतलब समझ लो आज जैसे कि $1 अचानक से 100 रुपीज हो गया, तो ये क्राइसिस का घड़ी है, बिकॉज हम लोग का सफिशिएंट रुपी नहीं है डॉलर को खरीदने के लिए, समझ लो, एक तरह का ये कॉन्सेप्ट है। क्राइसिस कब आएगा, क्राइसिस तब आएगा जब हमारे पास फॉरेन करेंसी ऑलरेडी नहीं आएंगे, बिकॉज इंडिया इज इम्पोर्ट हेवी कंट्री, इंडिया बहुत सारा माल इंपोर्ट करता है, तो अगर हमारे पास बाहर से कुछ करेंसी नहीं आए इंडिया के, या तो एक्सपोर्ट के जरिए, रेमिटांस के जरिए, तो हम लोग उसको खर्चा कैसे करेंगे इंपोर्ट के लिए, नहीं कर सकते, इसीलिए फॉरेन करेंसी हमें चाहिए बेसिकली। तो कैसे कैसे तरीके से फॉरेन करेंसी हमें मिल सकता है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर, बिल्कुल ये होगा। अब इंडियन आईटी सेक्टर में कोई पैसा अगर इंडिया में आएगा फॉरेन करेंसी, तो इंडिया उसको यूज कर सकता है ना। हमेशा ये मत सोचिए इंडिया यूज कर रहा है तो मैंने गवर्नमेंट यूज कर रहा है, आप और हम भी US डॉलर यूज कर रहे हैं, वो भी इंडिया में ही आ रहा है, इंडिया में ही जा रहा है, इंडिया से ही जा रहा है, तो वैसे देखिए। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अब कल गवर्नमेंट खुलेआम रुपया खर्चा करने लगा, लो भाई आप भी 100 रखो, आप भी 100 रखो, तो इंडिया का इतना सफिशिएंट रुपये बचेगा ही नहीं डॉलर खरीद पाए वो, फॉरेन करेंसी से कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, टू इज रॉन्ग, टू रॉन्ग है तो COD हट गया। फिर थर्ड क्या है, रेमिटेंस फ्रॉम इंडियन सपोर्ट, ये तो मैंने इसी को समझाते समझाते बोल दिया था कि रेमिटेंस से हमें पैसा मिलता है, इंडिया इनफैक्ट इज द बिगेस्ट रिसीवर ऑफ रेमिटेंस इन द वर्ल्ड, तो इसलिए 3 वाला राइट है, आंसर होगा बी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी डिटैच्ड फिगर without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past। देखिए आपको पता होगा सेंटर स्टेट रिलेशन होता है, उसमें गवर्नर का अपॉइंटमेंट बहुत ही क्रिटिकल पोस्ट होता है, गवर्नर जो होता है हेड ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, तो हेड ऑफ स्टेट होने के कारण गवर्नर को ज्यादा पावर होता है स्टेट में, एग्जीक्यूटिव पावर भी होता है कुछ कुछ गवर्नर को, जो प्रेसिडेंट के पास भी नहीं होता स्टेट के अंदर। तो इसलिए सेंटर स्टेट रिलेशन को और इनहेंस करने के लिए ये सजेस्ट किया गया था, कुछ कुछ रिकमेंडेशन था कि पहला तो CM से कंसल्ट किया जाए स्टेट के गवर्नर अपॉइंटमेंट करने से पहले, प्लस वो वहाँ का लोकल ना हो,
प्लस वहाँ पे उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट ना हो, जैसे कुछ क्राइटेरिया है। ये सब सरकारिया कमीशन मेनली और पंछी कमीशन सेकंड, ये दोनों ने ज़्यादा फोकस किया था। इसमें ऑप्शन में सरकारिया कमीशन सी है, तो देखते हैं, अपने टिक लगा देंगे बिना माथा लगाए और विल मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी कि एफपीआई जिसको अपने बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इसको प्यार से हम लोग एफआईआई भी बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो दोनों सेम चीज को रेफरेंस करता है इन जनरल टू ओवरसीज इन्वेस्टर। अगर कोई ओवरसीज इन्वेस्टर हमारे इंडिया है, इंडिया के बाहर का देश है, अब कोई इन्वेस्टर आके बोला कि भाई हमको इंडिया के मार्केट में कोई पैसा डालना है, तो बोला ठीक है भाई, आप हमारे थ्रू डाल दीजिए, एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, बोला आप मेरे को दीजिए, हम आपका पैसा यहाँ लगा देंगे, हम इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है, हम आपका पैसा लगा सकते हैं इंडिया में। तो बोला ठीक है, आप मेरा पैसा लीजिए, और ये बोला आपको कोई हम सबूत, आपको कोई सेवी में रजिस्टर भी नहीं करना पड़ेगा हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमारे पास स्पेशल सुविधा है, क्योंकि उसको पी नोट इशू करता है। पी नोट माने पार्टिसिपेटरी नोट, कि आपने इंडियन शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट किया है, ये आपका पार्टिसिपेटरी नोट है। इसका रेगुलेशन बहुत हल्का है, इनको सेबी का रजिस्टर भी नहीं करना पड़ता, जो इंडिया का सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है। तो ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में, जो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करती है ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स हु आर नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी, उनको हम लोग प्रोमिसरी पार्टिसिपेटरी नोट देते हैं, जिसको हम लोग डी में मार्क किए। ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसका नोट उसको देते हैं। एज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पार्टिसिपेटरी नोट। अगर आपको पता हो तो अच्छा है, नहीं पता तो आप सीख जाएंगे आज। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर लॉ द कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल। बस सही है, इसको हम लोग कैंपैक्ट की तरह बोलते हैं शॉर्टकट में, जो पूरा एक्ट का नाम लिखा है कैंपैक्ट या फिर कैंपा। ये जो कैंपैक्ट है स्टेट और नेशनल लेवल दोनों पे है। इसमें जो जो भी पैसा, अगर समझ लिया आपने किसी पर्टिकुलर स्टेट में फॉरेस्ट को हटाया और वहां पे कुछ प्रोजेक्ट लाया, तो उसमें आपको 100% जो पैसा कंपनसेट करना होगा फॉर रिमूविंग दैट फॉरेस्ट बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ मेनी थिंग्स, जो 100% कंपनसेशन आपको करना होगा, वो आपको 80% स्टेट को करना होगा और 20% आपको सेंटर को करना होगा। मेनली एग्जीक्यूटिव वर्क सारा स्टेट करता है, सेंटर खाली रेगुलेट करता है इन जनरल। ऐसे समझने के लिए बता रहा हूँ, एग्जैक्टली ये नहीं है, पर इसी टाइप का वर्क है। तो दिस इज द आंसर, ये आपको समझ में आना चाहिए। सेकंड क्या है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम कैरिड आउट अंडर द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड 2016। ये बात गलत है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है लोगों पर, लोगों पर पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया जाता है, और मैंडेटरी नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो अपना आंसर आएगा ए। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। इंश्योरेंस में रेगुलेटर कौन, आपको बताइए, IRDAI है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन में कोई कौन है, ट्राई है। इलेक्ट्रिसिटी में काफी सारे हैं, अलग अलग है, तो उसको अभी लिखना जरूरी नहीं है। तो इस तरह के देखिए जो सेक्टर्स है, इनको कौन रेगुलेट करता है, अपने तो मानते हैं यही मार्केट रेगुलेट करते हैं, पर इनको कौन रेगुलेट करता है, इनको क्या है, देखिए पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट जो है सारा रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज बनाता है। इनकी कोई कमेटी बने डिस्कशन के लिए, तो इनको ये अकाउंटेबल होंगे कि आप भाई क्या कर रहे बताइए, यहाँ पॉलिसी बनाए आप पे, या फिर आपको कोई दिक्कत तो बताइए, उसका पॉलिसी बनाए। फिर पार्लियामेंट्री की डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होगी, वो भी करेगी। ऐसी कोई समझ लीजिए कोई कमेटी नहीं है, कोई अर्जेंट मुद्दा आ गया तो एडहॉक कमेटी भी काम कर सकता है। तो मेनली पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल होगा, अदरवाइज तो ये इनके पास खुद ही अपने अपने हाई लेवल पोस्ट पे सेक्रेटरीज होते हैं जो उनको रेगुलेट करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है ना। इस हिसाब से को समझना है। तो आंसर होगा ए और 1 और 2। अब फाइनेंस कमीशन, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, नीति आयोग, ये सब क्या एडवाइजरी बॉडीज है। फाइनेंस कमीशन एडवाइजरी बॉडी, फाइनेंस कमीशन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट मेनली एन एडवाइजरी बॉडी। जितने भी कमीशन बोल के चाहिए होते हैं ना, दे एडवाइजरी बॉडीज। जैसे नीति आयोग भी है, वो प्लानिंग बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, इसका कोई एग्जीक्यूटिव पावर एसेस नहीं है, ठीक है। दे हैव बीन आस्क्ड टू एडवाइस, तो इसलिए 3 4 5 नहीं होगा। आंसर इज ओनली 1 एंड 2, दैट इज ए। हैव यू अंडरस्टैंड। तो लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग करने में आपको हेल्प होगा ये सब समझने में। तो पॉलिटी का एकदम विचित्र क्वेश्चन है, सब लोग कई बार सिली सिली मिस्टेक कर देते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कमीशन क्या होता है, कमेटी क्या होती है, सेक्रेटेरिएट क्या होता है, सब छोटी छोटी बातें होती है, ठीक है ना। और लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू इंडियाज 5 ईयर प्लान। आपको पता होगा इंडिया जो है सोवियत यूनियन या कम्युनिस्ट पार्टी के गवर्नमेंट की तरह, जब इंडिया आजाद हुआ था तो इंडिया हैज शिफ्टेड टू द 5 ईयर प्लान मॉडल, FYP। जो हम लोग 12th 5 ईयर प्लान जब चल रहा था, तब हम लोग ने बर्खास्त किया, प्लानिंग कमीशन को खत्म किया, और हम लोग नीति आयोग सेटअप किया। नीति आयोग सेटअप किया ताकि फेडरलिज्म में स्टेट को भी से मिले। अभी तक खाली प्लानिंग कमीशन में से मिल रहा था, खाली प्लानिंग कमीशन को, ठीक है ना। तो स्टेट को भी से मिले, इसलिए फेडरलिज्म को प्रमोट करने का नीति आयोग बनाया। इसलिए आपको ये पर प्लानिंग कमीशन का 5 ईयर प्लान का बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें स्टेटमेंट क्या बोला है, क्या आंसर सही है पूछ रहा है। फ्रॉम द सेकंड 5 ईयर प्लान देयर वाज डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री। बिल्कुल सही बात है, आपको पता होगा ये पीसी महानबली इस मॉडल में यूज किए थे सेकंड 5 ईयर प्लान में। इस कंटेक्स्ट में आपको अवेयरनेस होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान, इसके बारे में खासकर अवेयरनेस होना चाहिए। 1 तो करेक्ट है।
तो अपने पास बच गया ए और डी ऑप्शन। अब अपने को टू पता है श्योर सही है, तो टू देखने की जरूरत नहीं है, थर्ड देखना अपने को। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इन द 5 ईयर प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। ऐसा नहीं है, थोड़ा लेट ही हुआ था। थर्ड वाला तो गलत है, थर्ड गलत है तो ए आंसर हो गया। देखिए इसमें कोई, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग करने का बात नहीं है। आपको पता है तो पता है, तो पढ़िए तो रटिए, जिस भी तरह से पढ़ सकते हैं। पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी और 5 ईयर प्लान आपको बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए फ्लो के मेथड से, इस तरह से 5 ईयर प्लान में डेवलपमेंट प्रोग्रेस हुआ था। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन क्या है, AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस। देखिए 80, वैसे तो अभी करेंटली 97 मेंबर्स है, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह गलत नहीं है। मोर देन 80 बोला है, तो मोर देन 80 तो 97 होता है, तो पूरी तरह से गलत नहीं है, तो इसको आप ओके में रखिए। इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB, ये बात गलत है। चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, इंडिया सेकंड पे आता है, इंडिया इज सेकंड। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया, ये बात पूरी तरह से गलत है। एशिया और उसके बियॉन्ड भी AIIB काम करता है। मेनली उसका फोकस ये सोशल इकोनॉमिक जो फैक्टर्स होते हैं उस पर फोकस करता है, उस पर डेवलपमेंट में काम करता है। तो आंसर क्या होगा हमारे हिसाब से, आंसर होगा ए। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसेंटली। उस टाइम का करंट अफेयर्स का, इकोनॉमी का सवाल है। और देखिए इसमें सिंपल सा बात पूछा, कॉन्सेप्चुअल नाम से समझ सकते हो। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, अगर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई एग्रीमेंट साइन हुआ, वो भी इंटर क्रेडिटर माने एक दूसरे को क्रेडिट देने के ऊपर, या फिर वो किसको क्रेडिट दे रहे हैं उसके ऊपर, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाएगा। टू लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेरिनियल बर्डन ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। अब ये इससे कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट से कोई लेना देना डायरेक्टली है नहीं इससे। टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये बात भी कहीं सही नहीं है। देखिए ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, और हम लोग बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बात करें तो ए और बी दोनों गलत है। तीसरा क्या है, टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन केस ऑफ एप्लीकेशंस फॉर लोन्स ऑफ 50 करोड़ और मोर। अब ये इंटेक, अभी देखिए दो बैंक आपस में जो क्रेडिट लेंड कर रहे हैं, तो उसमें खुद का दोनों इंस्टीट्यूशन मिलकर एक रेगुलेटर बनाना चाह रहे हैं ताकि हम लोग ज़्यादा अच्छा लोन दे पाएँ। या संभावना है, पर ये बहुत एक्यूरेट नहीं लग रहा। चौथा स्टेटमेंट क्या है, टू एम एट फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स ऑफ 50 करोड़ और मोर विच आर अंडर कंसोर्टियम लेंडिंग। अब देखिए ये ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, लोग मिलकर कोई कंसोर्टियम बनाया हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, उन्होंने लोन दिया हो और वो लोन एनपीए बन गया हो, वो लोन स्ट्रेस्ड हो गया हो, वापस पैसा नहीं आ रहा हो, उसको रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म बनाने का संभावना ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए डी इज द मोर सुटेबल आंसर सिचुएशन के हिसाब से। तो नाउ, तो डी इज द आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय। अब देखिए बैंक बोर्ड्स ब्यूरो डायरेक्ट फैक्चुअल आंसर है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फैक्चुअल बात है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है ये इंपॉर्टेंट बात है, पर ऐसा नहीं कि 1951 1950 में जो गवर्नमेंट पहली बनी थी, वो पहले ये बोर्ड नहीं बनाएगी, वो पहले इंडस्ट्री पे काम कर रही थी, तो ये बात गलत है। वन ऑफ द टास्क ऑफ PNGRB इज टू इंश्योर कम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस, ये पॉसिबल लग रहा है, संभावना सही दिख रहा है। थर्ड क्या है, अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द PNGRB गोज गो बिफोर द एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये फैक्चुअल बात है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए देख के अजीब सा लग रहा है, पर ये फैक्ट है। और लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज व्हाट इज आर द डिफरेंसेस बिटवीन LTE एंड VoLTE। अब देखिए आपको पता होगा LTE में क्या है, मेनली अपने 4G इंटरनेट का बात करते हैं, 3G 4G इंटरनेट का बात करते हैं, मेनली 4G होता है। तो VoLTE क्या होता है, वॉइस ओवर LTE, माने इंटरनेट के संग संग वॉइस ओवर कॉल भी उस नेटवर्क पे कर सकते हैं। दिस इज द की डिफरेंस। अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है LTE इज कॉमनली मार्केटेड एज 3G एंड VoLTE इज कॉमनली मार्केटेड एडवांस 3G, दोनों बात गलत है। सेकंड क्या बोल रहा है, LTE इज अ डेटा ओनली टेक्नोलॉजी, ये बात सही है, एंड VoLTE इज वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी, नहीं, ये बात गलत है। फर्स्ट पार्ट सही है, सेकंड पार्ट गलत है, इसलिए ओवर स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसका आंसर होगा डी। अब समझिए VoLTE इज वॉइस ओवर नॉट वॉइस ओनली, ठीक है ना, ये क्लैरिफिकेशन है। सिंपल सवाल था, उस टाइम करंट अफेयर से बेस्ट है, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, साइंस एंड टेक का सवाल। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट्स अमेंडमेंट एक्ट। अब मैटरनिटी बेनिफिट्स अगर किसी को गवर्नमेंट दे रहा है, तो उसके अनुसार उनको क्या स्टेटमेंट सही है अपने को पता करना है। प्रेग्नेंट वुमेन आर इंटाइटल्ड फॉर 3 months प्री डिलीवरी एंड 3 months पोस्ट डिलीवरी पेड लीव, ये संभावना है। मैटरनिटी लीव का बात करें, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट महिला को संभावना है इसका बेनिफिट मिले।
एंटरप्राइजेज विद फिशेस मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 फिश विजिट डेली। अब देखिए मिनिमम 6 अलाउ करेगा वो ठीक है, पर 6 और मम्मी जाएगी ऐसा लगता है आपको? संभावना कम है। टू इज रॉन्ग, ऐसा कोई फिक्स नंबर लग नहीं रहा। थर्ड क्या है, वुमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट, ये सही बात है। देखिए ये फैक्चुअल, अगर आपको नहीं पता तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। समझने का बात है, मैटरनिटी बेनिफिट है, गवर्नमेंट चाहिए कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो और मैटरनिटी बेनिफिट कैसे होगा? अगर एक फैमिली अगर दिन में माने 20-30 बच्चा पैदा करा तो वो नुकसानदायक है ना। जनरली गवर्नमेंट प्रमोट करता है 2 बच्चा फैमिली में। और अभी तो रिसेंटली और मैटरनिटी बेनिफिट के लिए अगर किसी का फर्स्ट चाइल्ड है तो उनको मदर को फुल बेनिफिट मिलेगा, ताकि वो अपना मैटरनिटी फर्स्ट मैटरनिटी को बेटर केयर कर सके। अब सेकंड चिल्ड्रन होगा, सेकंड चिल्ड्रन में वो कॉस्ट को कम कर देगा, बिकॉज नाउ मदर इज ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड, आफ्टर दैट शी इज प्लानिंग अनदर बेबी। तो वो खुद के डिसीजन मेकिंग कर रही है, रैशनलाइज कर रही है। उस चीज को हल्का फिलोसॉफिकल लेवल पे पॉलिसी की कंसिडर किया गया, इसलिए इसको एग्री किया गया इस चीज को कि वरना अगर हम मैटरनिटी बेनिफिट देने लगेंगे, हर चाइल्ड पे देने लगे इक्वली, तो लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम बच्चा पैदा करने का, उसको लाइवलीहुड बना लेंगे। ठीक है ना। तो इसका पॉलिसी का आप समझिए एक्सटर्नलिटीज ज्यादा होने के चांसेस है। ठीक है ना, उसको ध्यान रखते हुए ये फिलोसॉफिकल लेवल पे कंसिडर किया गया। जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कैसे सोचना है, आई होप आपको समझ में आया हो। तो देखिए 2 राइट 2 रॉन्ग है, तो वैसे भी 3 आंसर हो जा रहा है। फर्स्ट अपने को नहीं भी पता, तो ये अपने को सही लग रहा था पर अपने को नहीं पता, तो अपने इसको नहीं टिक लगाएंगे। एग्जाम होता तो मे बी वी कुड हैव गिवन इट राइट, अगर ए ऑप्शन किया होता तो रॉन्ग हो जाता। पर ये रिस्क लेना बनता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में ऐसे रिस्क लेना बनता है, 50% वाले रिस्क को अपने को लेना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है ये अब बंद हो चुका है। वर्ल्ड बैंक अब इसको डेटा डिस्क्रिमिनेशन के कारण इसको हटा चुका है। अब वर्ल्ड बैंक इसको नहीं रिलीज करता है। पर 2019 में जब ये क्वेश्चन आया तब ये निकलता था रिपोर्ट, उसके अंदर कुछ सब इंडेक्सेस थे। उसमें पेइंग टैक्स आता था, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी आता था, डीलिंग फॉर कंस्ट्रक्शन परमिट आता था। मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर जो है वर्ल्ड बैंक के सब इंडेक्स में नहीं है। इस रिपोर्ट पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर ये फैक्चुअल सवाल है, फैक्चुअल पॉइंट है, इसलिए आपको रिमेंबर होना चाहिए। इसका आंसर होगा ए। नॉट पूछा है, दिस इज नॉट, इसलिए इसका आंसर होगा ए। आई अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? कोई प्रोड्यूसर है, वो कुछ हार्मफुल चीज इन्वायरमेंट में छोड़ रहा है, उसको उसको दोबारा रिसाइकल करना है और उसको रीयूज में लाना है, या उसको वो इन्वायरमेंट से हटाना है। माने कि प्रोड्यूसर है ये, इसके पास ये सामान निकला तो वापस से प्रोड्यूसर के पास ही पहुंच जाए, नेट नेट इन्वायरमेंट में जीरो चीज पहुंचे। दिस इज प्रोड्यूसर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना। इस आइडिया को समझने के लिए आप देखिए किस स्टेटमेंट में बोला जा सकता है। बायोमेडिकल वेस्ट के टर्म में ये नहीं निकला है, प्लास्टिक के संभावना में ज्यादा था। अब देखिए रिसाइकल्ड प्लास्टिक, इसमें आपको टेम्पटेड हो सकते हो कि ये होगा। ठीक है ना। पर ये देखिए थोड़ा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मैटर लग रहा, तो एकदम 1999 वाला मैटर उठा दे, ये भी संभावना कम है। ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, देखिए उस टाइम में बड़ा इशू चल रहा था 2019 के अंदर, ई वेस्ट पे काफी चर्चा चल रही थी। उस संदर्भ में क्वेश्चन है, आंसर है सी। चौथा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन, ये एफएसएसआई के अंदर आता है, तो ये तो इसमें नहीं पूछा गया, तो आंसर है सी। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए फैक्चुअल सवाल है, करंट अफेयर्स का है, उस टाइम के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, बट आपके अवेयरनेस के लिए जरूरी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस पेड टू फार्मर्स प्लस। बेसिकली क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एफसीआई जो है जब फूड प्रोक्योर करती है फार्मर से, उसका नेट कॉस्ट एफसीआई को क्या पड़ता है? देखिए एफसीआई क्या करेगा, पहले फूड प्रोक्योर करेगा, प्रोक्योरमेंट में कुछ कॉस्ट लगेगा, फिर फार्मर को कुछ पैसा देगा, फिक्स्ड वो पैसा लगेगा, प्लस कुछ बोनस गवर्नमेंट अनाउंस किया वो देगा। के बाद फोर्थ चीज क्या है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना है? क्योंकि एफसीआई अपने गोदाम में रख के सड़ाएगा तो है नहीं। तो ये 4-5 पॉइंट इसके अंदर आता है। इसके सबसे बढ़िया एक्सप्लेन कौन सा करता है? देखिए 1 नहीं करता, 2 नहीं करता, थर्ड वाला अच्छा एक्सप्लेन करता है। फोर्थ वाले में क्या, चार्जेस ऑफ गोडाउन लिखा है। ठीक है, ये इसमें नहीं इंक्लूड होता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए, बट सी नंबर से आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगा। तो फैक्चुअल सवाल लगे आपको, बट इट इज, ये सबको पता होना चाहिए बात। ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। देखिए सोशल कैपिटल क्या होता है, सवाल कई लोग को नहीं पता होता। सोशल कैपिटल मतलब ह्यूमन कैपिटल। अगर आप एक इंसान हो, आप एक पर्सन हो पी, आपका आसपास के माहौल में कितना ट्रस्ट है, आपको एक दूसरे पे कितना ट्रस्ट है, या किसी को आप पे कितना ट्रस्ट है, वो आपका सोशल कैपिटल बनता है। ठीक है ना। तो इसमें सबसे एक्यूरेट स्टेटमेंट कौन सा बन रहा है? ये वाला डी वाला बन रहा है। द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मोनी सोसाइटी इज द सोशल कैपिटल। इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के संविधान के अनुसार कुछ स्टेटमेंट कंसीडर करना है, बोलना क्या सही क्या गलत है। बोला कि नो हाई कोर्ट shall have the jurisdiction to declare any central law
टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, ये बात गलत है। देखिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूशनली सेंटर का लॉ को भी बर्खास्त कर सकता है, क्योंकि जुडिशरी जो है अपना हायरार्किकल कैसा है, इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है और इंटीग्रेटेड है जुडिशरी अपना। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को देखने का पावर है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इन द क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए पहला ऐसा बात चला था इंदिरा गांधी के टाइम पे, पर स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आर्टिकल 13 में और कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स में सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर मिला है, जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू के अंदर ऐसे सारी बात, भले अमेंडमेंट हो, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि ऐसा कोई भी अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या पार्लियामेंट्री लॉ जो बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के हिलाएगा या रॉन्ग करेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट बर्खास्त कर सकता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। ठीक है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कैसे बर्खास्त कर पाएगा, अगर रिव्यू कर पाएगा, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको क्वेश्चन में ला सकता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। हाउ यू अंडरस्टैंड, तो इसका आंसर होगा डी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। बिल्कुल सही बात है, परचेजिंग पावर पैरिटी, इसका जो नाम है परचेजिंग पावर पैरिटी, उससे समझ सकते हो। परचेजिंग माने खरीदना, खरीदने का ताकत, परचेजिंग पावर, पैरिटी माने बराबरी, खरीदने की ताकत की बराबरी सेम आइटम्स में हो सकती है, एप्पल को एप्पल से कंपेयर कर सकते हैं, वो लॉजिक है, इसलिए करेक्ट है। वैसे वर्ल्ड बैंक का एक्सरसाइज होता है परचेजिंग पावर पैरिटी निकालना। इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी डॉलर्स, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ये बात गलत है, इंडिया 3rd लार्जेस्ट है इकोनॉमी आफ्टर चाइना एंड यूएस, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, आंसर होगा अपना ए। आई यू अंडरस्टैंड, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू कल्टीवेशन ऑफ द खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप माने कि जो अपने समझ लिए अक्टूबर नवंबर के आसपास लगाया जाता है खरीफ क्रॉप, इन लास्ट 5 years कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट। ये बात सही है, क्योंकि देखिए लॉजिकली देखिए राइस और व्हीट दो मेन क्रॉप होता है, तो ज्यादा होना चाहिए, पर अधिकतर जगह इंडिया में लोग राइस खाते हैं, व्हीट भी खाते हैं पर राइस ज्यादा खाते हैं, इसलिए राइस का कल्टीवेशन नेचुरली ज्यादा होना चाहिए। सेकंड बात क्या है, एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ जवार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स। अब देखिए जवार जो है मिलेट है, अब मिलेट्स में जवार काफी ज्यादा ग्रो होता है, ये सबको पता है, ठीक है, पर ऑयल सीड्स भी जो इंडिया में है वो भी हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, इसका मतलब ऑयल सीड भी ज्यादा नहीं होते। दोनों केस अपने को पता है कि दोनों की संख्या इनडायरेक्टली इंडिया में कम है, क्योंकि अभी इंडिया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहा है 2023 में जाके, अब मिलेट्स की संख्या ग्रोथ की इंडिया में बढ़ेगी, पर उस टाइम तक इतनी नहीं थी, 2019 का सवाल है, उस टाइम तक जवार मिलेट्स इंडिया में इतना ग्रो नहीं करता था, ठीक है ना। वैसे स्टेटमेंट गलत है, लॉजिकली आप देखेंगे, क्योंकि देखिए ऑयल सीड भले हम लोग इंपोर्ट करते हैं पर इंडिया में ग्रो करता है, जवार हम लोग इंपोर्ट नहीं करते क्योंकि इंडिया में इतना यूज भी नहीं होता, मेनली एरिड सेमी एरिड रीजन में ज्यादा जवार बाजरा ऐसा मिलेट्स लोग खाते हैं, तो इतना ज्यादा कल्टीवेशन का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअल में जवार का कल्टीवेशन कम होता है ऑयल सीड्स के मुकाबले। एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर कैन, ये वाला बात सही है, क्योंकि देखिए क्योंकि कॉटन तो साउथ इंडिया में ग्रो करता है, कॉटन जो है डेकन एरिया में ग्रो करता है और वेस्टर्न इंडिया में ग्रो करता है और नॉर्दर्न इंडिया में ग्रो करता है, तो काफी सारे रीजन में कॉटन ग्रो करता है, इनफैक्ट राइस के बाद मेरे को लगता है कॉटन का अच्छा प्रोडक्शन होता होगा, इसलिए स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट क्या है, एरिया अंडर द शुगर केन कल्टीवेशन हैज स्टेडीली डिक्रीज। देखिए शुगर केन कल्टीवेशन कहीं ना कहीं घट रहा है इंडिया में, पर स्टेडीली डिक्रीज नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि देखिए पहले यूपी, महाराष्ट्र और कुछ स्टेट्स है इंडिया में जहाँ पे आज भी शुगर केन कल्टीवेशन काफी अच्छी संख्या में होता है, क्योंकि वहाँ से जैगरी भी निकलता है, इस लॉजिक को समझिए, पर स्टेडीली डिक्रीज नहीं हो रहा है, अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन है थोड़ा सा, पर नेट नेट घट रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, आंसर होगा ए। आप यू अंडरस्टैंड, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमंग द एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया। अब इंडिया कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटी ऑब्वियसली बाहर देश से मंगाती होगी, जैसे ऑयल सीड्स भी हम लोग बाहर से मंगाते हैं, ठीक है ना, ऑयल सीड्स एग्जांपल है, ऑयल्स, फूड ऑयल, एडिबल ऑयल हम लोग मंगाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 years। अब पिछले 5 साल में किसका वैल्यू, देखिए वैल्यू टर्म पे गौर कीजिए, वैल्यू पे बात कर रहा है। अब समझिए स्पाइसेस, वैसे इंडिया स्पाइसेस और फ्रेश फूड्स जो है एक्सपोर्ट करता है, तो ये दोनों गलत हो गया। फ्रेश फूड्स अपने अपने बाहर, इनफैक्ट इंडियन डायस्पोरा के हेल्प के लिए हम लोग फ्रेश फूड्स बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं, इसलिए ये दोनों तो गलत हो गया। अब आंसर सी या डी में से एक होगा, क्योंकि पल्स भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वेजिटेबल ऑयल भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अब बाय वैल्यू आप लोग सोचो कि दाल महंगा होगा कि तेल महंगा होगा, जनरली दाल भी महंगा लगता है, पर कंपेरेटिवली वेजिटेबल्स और आर मोर एक्सपेंसिव बाय वैल्यू, और उनका रिक्वायरमेंट भी ज्यादा, पल्स हम लोग फिर भी ग्रो करते हैं। इंपोर्ट ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इन टर्म्स ऑफ पाम ऑयल्स, सोया ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, बहुत सारा हम लोग इंपोर्ट करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, माने सब जगह से इंपोर्ट करते हैं, इसकी संख्या ज्यादा बाय वैल्यू, डी इज द आंसर। ठीक है, तो लॉजिकली सॉल्व करने का ट्राई करेंगे ना, देखिए सब इन्फॉर्मेशन, ये सब इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आपको
ऐसे पढ़ने से नहीं मिलेगा, जैसे आपको अगर बाकी कुछ पढ़े हो तो उसके संग संग वाला अवेयरनेस है जो आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। अब देखिए लिबर्टी का डेफिनेशन हमको पता करना है, चार स्टेटमेंट में कौन सा सही होगा। देखिए चारों सही हो सकता है, चारों गलत भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है, ठीक है, उस चीज पर फोकस कीजिएगा। लिबर्टी का मतलब इसमें दिया, पहला स्टेटमेंट क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स। कहीं ना कहीं पर देखिए ये इसको लिबर्टी नहीं बोलेंगे, तो पॉलिटिकल रूलर हम पे अत्याचार कर रहा है तो वो अलग चीज है, वहां से हमको आजादी मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, तो वो लिबर्टी नहीं कहलाएगा पूरी तरह से। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, अगर कोई आपको कोई भी एक्शन पर अगर रिस्ट्रेंट नहीं है तो वो तो अनलॉफुल हो गया, माने उसमें कोई लिबर्टी का बात नहीं है, उसमें मन नहीं होगा कि अपने मन के राजा है, उसको लिबर्टी पूरी तरह से नहीं बोलेंगे, क्योंकि लिबर्टी मतलब ये होता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, ये भी बात गलत है, फिर तो कोई गलत क्रिमिनल एक्टिविटी भी लोग करने बोलेंगे मेरा लिबर्टी हम करेंगे। यहाँ पे लिबर्टी का पॉजिटिव सेंस है, कंस्ट्रक्टिव सेंस है, नॉट डिस्ट्रक्टिव सेंस। तो डी बचा, डी इज द आंसर। वैसे पढ़ के देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, क्योंकि देखिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन का बात यहाँ पे कर रहा है, पॉलिटिक्स का बात कर रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ऐसा चाहेगा कि आपको, कॉन्स्टिट्यूशन का कोर प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडियन पीपल बनाया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग चाहेंगे हम लोग ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने कंट्री के अंदर जहाँ पे एक आदमी पूरी तरह से फुल्ली डेवलप कर पाए, इसी को लिबर्टी बोलते हैं। तो दैट लिबर्टी इज ऑल्सो प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता होना चाहिए, उससे इसका पूरा आइडिया आया, यहीं से क्वेश्चन आया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर बाय द गवर्नमेंट और द आरबीआई टेक्स टू स्टॉप साइड ऑफ द इंडियन रुपी। अगर समझ लीजिए इंडियन रुपी घटने लगा, अचानक से घटने लगा, मतलब क्या कि डॉलर जो है रुपी के मुकाबले महंगा हो रहा है। एक तो अंडरस्टैंडिंग ये हो गया, डॉलर रुपी का महंगा हो रहा है। सेकंड एक और अंडरस्टैंडिंग क्या होगा कि रुपी मार्केट में बहुत ज्यादा आ गया, मार्केट में रुपी बढ़ गया है, तभी डॉलर जो है एक्सपेंसिव होता जा रहा है, क्योंकि रुपी सस्ता हो गया, इसका मतलब रुपी बढ़ गया मार्केट में, रुपी सस्ता हो गया। तो ऐसा कोई भी एक्टिविटी से रुपी की संख्या मार्केट में बढ़े वो नहीं करेगा गवर्नमेंट। और सेकंड, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिससे इंडिया में रुपी आए या इंडिया को डॉलर देना पड़े, वो एक्टिविटी इंडिया कम से कम करना चाहेगा, ठीक है। इस आपसे स्टेटमेंट पढ़ते हैं इस लॉजिक से। पहला स्टेटमेंट क्या है, कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। ये सही बात है, अगर हम इंपोर्ट नॉन एसेंशियल गुड्स का इंपोर्ट को बंद नहीं करेंगे तो हमें डॉलर देना पड़ेगा, डॉलर देंगे तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, तो और रुपया वीक होगा, इसलिए ये एक्टिविटी हम लोग नहीं करेंगे, सही बात है। तो ये नॉट पूछा है तो ये आंसर नहीं होगा। फिर बी क्या है, इनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रूपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स, ये भी हम लोग करेंगे। हम लोग क्या चाहेंगे, लोग रूपी में डिनोमिनेशन में डील करें, क्योंकि डॉलर तो महंगा होता जा रहा है, हम लोग रूपी में डील करेंगे तो हमारा रूपी में चुकाना होगा, रूपी तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसीलिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस नहीं बनेगा और डॉलर और महंगा नहीं होगा। तो बी वाला भी एक स्टेप करना चाहिए हमें। ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, यस हम चाहेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग हम लोग करें ताकि हमारा डॉलर का रिक्वायरमेंट जो है वो किसी तरह पूरा हो। फिर फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये काम नहीं करेंगे। अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हम करने बैठ गए तो हम क्या करेंगे, मार्केट में पैसा डाल देंगे, मार्केट में पैसा डाल देंगे, मार्केट में रुपीज और बढ़ जाएगा, रुपीज और बढ़ गया तो माने रुपीज और वीक हो जाएगा ना भाई, तो ये स्टेप नहीं होगा, आंसर होगा डी, रिक्वायर्ड आंसर है डी। आई विल अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंट डायरेक्टिव रिलेटिंग टू स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, पॉपुलरली नोन एज डेटा डिक्टेट, कमांड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स दैट। अब देखिए आरबीआई ने डेटा डिक्टेट निकाला था, जिसमें उन्होंने कुछ जो पेमेंट सिस्टम वाले कंपनीज उनको बोला कि भाई आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना डेटा का, तो इनमें से कौन सा उसमें प्रोविजन हो सकता है। पहला बोला, दे शैल इंश्योर दैट इंटायर डेटा रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय देम आर स्टोर्ड इन सिस्टम ओनली इन इंडिया। देखिए ये बात सही लग रहा है, क्योंकि उस टाइम उस कंटेक्स्ट में यही बात चल रहा था कि डेटा को इंडिया में स्टोर किया जाए, ठीक है, तो ये लॉजिकली सही लग रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, दे शैल इंश्योर दैट द सिस्टम्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ये कहीं बात नहीं बोला, आरबीआई नहीं बोला भाई कि आप खाली आयो पब्लिक सेक्टर कंपनी ही खोले, जैसे पीएनबी एसबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, वैसे कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ही आपका डेटा इंश्योर करे, ये बात गलत है, ये बात कहीं नहीं बोला गया। 2 नंबर रहोगे, 2 नंबर रहोगे तो बी और डी गया। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, दे शैल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू द सीएजी ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर। अब देखिए सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। अब एक एक पेमेंट सिस्टम वाला जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी आके बोलेगा भाई सीएजी को रिपोर्ट दो, लॉजिकली बैठ नहीं रहा है, तो थर्ड नंबर भी गलत है। तो अपने पास ए आंसर बच गया, ए सही है, अपने को पहले लग भी रहा था वो सही भी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड अ लॉ ऑफ डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर इट्स सिटीजंस नोन एज जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन अप्रैल 2016 एंड स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट फ्रॉम 25 मई 2018। देखिए यूरोपियन यूनियन का बात हो रहा है, फैक्चुअल सवाल है, करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स में क्यों, क्योंकि उस टाइम डेटा प्राइवेसी का बहुत सारा बात चल रहा था, उसके अंतर्गत इस सवाल पूछा गया। यूरोपियन यूनियन में ये लॉ इंप्लीमेंटेड है, इससे कई लोगों को बेनिफिट हो रहा है, उस कंटेक्स्ट में सवाल है।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिसेंटली इंडिया साइंड अ डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉपरेशन एरियाज इन द न्यूक्लियर फील्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब देखिए इंडिया किससे न्यूक्लियर डील साइन कर सकता है, ये लॉजिक आप सोचिए। रशिया से हम लोग कर सकते हो क्योंकि पहले से हम लोग ने रशिया के संग मिलकर ऑलरेडी एक प्लांट बैठा चुका है। रशिया से पॉसिबल, जापान के पास ये भी टेक्नोलॉजी है, मना कर दिया कि जापान वर्ल्ड वार टू का जापान ये सब काम इन्वॉल्व कम से कम होगा। यूके यूके तो भाई इतना कैपेबल लग नहीं रहा हमें। यूएसए हो सकता है, पर यूएसए के संग इंडिया न्यूक्लियर पावर में डील नहीं करेगा बिकॉज यूएसए पास्ट में पाकिस्तान को हेल्प किया था न्यूक्लियर में, ठीक है ना। इंडिया यूएसए का सिविल न्यूक्लियर डील जरूर हो चुका है, पर इंडिया चांसेस कम है कि यूएसए के संग अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया होगा। तो रशिया इज द मोस्ट सुटेबल, क्योंकि उस एस्पेक्ट में इंडिया का रशिया का रिलेशन रह चुका है। तो आइडियली बी इज द आंसर। देखिए आप बी और डी में कंफ्यूज हो सकते हो, पर सेफली बी के संग जाएंगे हम लोग बिकॉज ऑफ पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया। आप अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। नीचे गया हुआ कौन सा एक्शन से मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी बढ़ेगा। अब देखिए विदाउट, पहले एक एक करके पढ़ लेते हैं जब ज्यादा समझ में आएगा। इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। अच्छा समझ लीजिए आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या, बैंक है, बैंक के पास ये पैसा लेंड करने के लिए है, कुछ समझ लीजिए कितने सारे पैसे हैं, उसमें से सीआरआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एक पोर्शन ऑफ पैसा जो बैंक अलग रख देता है। बैंक बोलता है इसको, ये मेरा सिक्योरिटी के लिए इसको लेंड नहीं करेंगे आरबीआई के नॉर्म के अकॉर्डिंग। अगर ये पैसा हम और उसको बढ़ा दी सीआरआर को, इसका मतलब बैंक और कम पैसा लेंड करेगी, तो इससे पैसा कम लेंड हुआ, इसका मतलब कम कम इन्वेस्ट हुआ मार्केट में, कम इन्वेस्ट हुआ, तो उससे भाई कैसे हम बोल सकते हैं कि हमारा इकोनॉमी का मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ेगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट बेसिकली कब बढ़ता है इकोनॉमी में, जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा, या गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी कैपिटल को मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर में या ऐसे जगह इन्वेस्ट करेगी ताकि वो उस सेक्टर में या फिर उसके एंसिलरी इंडस्ट्री में पैरेलल इन्वेस्टमेंट हो और वो सेक्टर ग्रो करे। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट में कैश रेशियो बढ़ाना चाहिए तो कैपिटल कम ही होगा, तो वन इज रॉन्ग। सेकंड क्या बोला, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। ये सही बात है, अगर लोग बैंकिंग हैबिट में जुड़ेंगे तो बैंकिंग हैबिट जुड़ने का मतलब क्या है, या तो लोग पैसा डिपॉजिट करेंगे, जितना डिपॉजिट करेंगे उतना लोग बैंक लेंड कर पाएगा, तो ये पॉजिटिव बात हो गया। सेकंड बात क्या, जितना लोग बैंक से लिंक होंगे उतना लोग लोन भी तो लेंगे। तो इस तरह से इकोनॉमी सर्कुलर घूमता रहेगा और कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोग लोन लेंगे, पैसा डिपॉजिट करेंगे और इकोनॉमी मल्टीप्लायर इफेक्ट फेस करेगा। तो बी इज लॉजिकली राइट आंसर। बाकी इसमें चाहे तो पढ़ सकते हो, इसी तरह आप लॉजिकली समझ के आपका आंसर मिल जाएगा। आप अंडरस्टैंड। 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर एंटरटेनमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए कुछ डिजिटल टेक्नोलॉजी होते हैं जिनको हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के बारे में बात किया है, उनके बारे में जानकारी दी है, आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन ऑगमेंटेड रियलिटी अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड, बात सही है। एंड फिजिकल वर्ल्ड इज कम्प्लीटली शट आउट, ये बात गलत है। देखिए फिजिकल वर्ल्ड को शट आउट नहीं करते, समझ लीजिए फिजिकल वर्ल्ड है, इसमें हम लोग सामने एक लेंस लगा देते हैं, मान लीजिए वो लेंस किसी भी शेप का हो सकता है, उसके थ्रू हम लोग वर्ल्ड को देखते हैं। या आप अगर व्यूअर हो, आप उस लेंस के थ्रू वर्ल्ड को देखते हो, तो उसमें वर्ल्ड में जो एग्जिस्टिंग फिजिकल वर्ल्ड है वो तो है ही, प्लस उसमें एडिशनल एलिमेंट को ऑगमेंट कर देते हो, इसलिए उसको ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन वर्चुअल रियलिटी इमेजेस जनरेटेड फ्रॉम अ कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड ऑनटू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स एंड सराउंडिंग्स। देखिए ये ऑगमेंटेड रियलिटी का बात कर रहा है, तो ये वाला बात भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी इंडिविजुअल्स टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इंप्रूव द एक्सपीरियंस यूजिंग कैमरा स्मार्टफोन। देखिए ये एकदम सही बात है, थर्ड इज राइट। ठीक है, वन और टू रॉन्ग है, तो वन और टू रॉन्ग है तो ए हटा दीजिए, सी हटा दीजिए। अपने पास थ्री राइट पता चल गया तो बी आंसर राइट है, अपने फोर्थ नहीं पढ़े तो बी अपने आंसर मिल गया। हाउ इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वर्ड डेनिसोवन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन मीडिया इन रेफरेंस टू। देखिए करंट अफेयर्स का सवाल उस टाइम आया था 2019 के टाइम पे, इसमें डेनिसोवन का पूछ रहा है ये क्या है, या ये फॉसिल है डायनासोर का, नहीं है। अर्ली ह्यूमन स्पीशीज का, बिल्कुल सही। केव सिस्टम फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नहीं। जियोलॉजिकल पीरियड इन द हिस्ट्री, नहीं। तो अपने वैसे टिक लगा लिए अर्ली ह्यूमन स्पीशीज। फैक्चुअल क्वेश्चन है, देखिए आपको नहीं पता होगा तो फैक्चुअली सॉल्व कीजिए, अदरवाइज आप एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको इतना श्योर पता चल जाएगा सी और डी तो नहीं है, आप ए और बी में कंफ्यूज हो सकते हो, उससे रिस्क भी ले सकते हो आप, क्योंकि डिजर्व करता है क्वेश्चन रिस्क लेना। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू द रीसेंट डेवलपमेंट इन साइंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। साइंस एंड टेक का सवाल है, करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। देखिए ये बात गलत लग रहा है, पर इसको डाउट में रखते हैं, आगे तीन स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अपने को नॉट करेक्ट पूछा है, उस पर ध्यान दीजिए। पीस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लैबोरेटरीज। देखिए ये बस सही है, लैबोरेटरी में अपने डीएनए पे खेल कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आता है अ पीस ऑफ डीएनए टेकन आउट फ्रॉम द एनिमल सेल कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड द लिविंग सेल इन लैबोरेटरी, ये बात सही है।
cells taken out of from plants and animals can be made to undergo cell division in laboratory petri dishes। ये भी सही है। देखिए तीनों बात सही है। हम लोग सेल और डीएनए दोनों से खिलवाड़ कर सकते हैं। अगर हम लोग उसको लैब में लाके कर ले तो उसको डीएनए डीएनए मॉडिफाइंग टेक्निक या जीन टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग भी बोलते हैं कई लोग उसको। ये सब फंक्शन हम लोग उसमें कर सकते हैं। तो बी सी डी करेक्ट है। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा तो अपना डी आंसर हो गया, सॉरी ए आंसर हो गया। आप समझ गए होंगे। देखिए फैक्चुअल लग सकता है आपको, फैक्चुअल टाइप का लगेगा भी, बट बेसिकली आपका फंडा क्लियर है ना कि डीएनए मॉडिफिकेशन है, डीएनए एडिटिंग है, जीन एडिटिंग क्या होता है, जीन थेरेपी क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर को पता हो, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको आता होगा तो साइड में एक तो डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन होता होगा। इसके आपके लैपटॉप से एक फाइल क्रिएट करके हम लोग यहाँ पे डालते हैं जो आपके सर्टिफिकेशन को ऑथेंटिकेट कर देता है इन अ वे, ठीक है ना। आपका सिग्नेचर डिजिटली ऑथेंटिकेट कर दिया डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से, उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। देखिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं है डिजिटल सिग्नेचर। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, यूज टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं मांग रही है। एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंश्योरिंग दैट द ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज। ये ज्यादा रिलेवेंट यूज है, इसी के लिए डिजिटल सिग्नेचर कोर पर्पज यही यूज करने का। स्टेटमेंट सी इज द आंसर। आई होप यू गेट इट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेरेबल टेक्नोलॉजी। वेरेबल टेक्नोलॉजी माने क्या, गले में कुछ पहन लिया आपने कोई टेक, या फिर आप हाथ में अपने रिस्ट में कोई टेक पहन लिया, जैसे आजकल स्मार्ट वॉच आ गया है, इसको वेरेबल टेक बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर अकम्प्लिश्ड बाय वेरेबल डिवाइस। इनमें से कौन सा टास्क आप कर सकते हो गिवन टास्क में से थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, बिल्कुल कर सकते हो। देखिए जीपीएस टेक अगर लगा हुआ है तो उसको आप इस डिवाइस से भी ट्रैक कर सकते हो, लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ अ पर्सन, बिल्कुल आप पहन के सो जाइए, अपना स्लीप मॉनिटर कीजिए। असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन, बिल्कुल सही बात है। ये टेक अगर आप वेयरिंग वेरेबल टेक्नोलॉजी में एक ईयर ईयर हियरिंग हियरिंग एड भी एक डिवाइस आता है, वो भी आता है। तो उससे आपको हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन अगर आप हो तो आपको उसमें भी हेल्प कर सकता है। तो 1 2 3 तीनों से, डी इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी इन द लास्ट फ्यू इयर्स, व्हाई। ठीक है, एक तरह का करंट अफेयर्स या कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का सवाल बोल लीजिए, साइंस एंड टेक के अंदर आता है। आपको अगर पूछा गया आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में, ये टेक्नोलॉजी है उसको तो किस लिए पॉपुलर हुआ है, ठीक है। आपको अगर करंट अफेयर्स फॉलो किया तो इजीली उस टाइम पता होगा, बट अभी आपको कुछ नहीं भी ध्यान है तो घबराने का नहीं। बेसिकली समझ लीजिए आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है। आरएनए माने रिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, हाँ। आरएनए मतलब आरएनए मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक तरह का प्रोटीन होता है लोग, ठीक है। इसके ऊपर इंटरफेरेंस माने वी आर इंट्रोड्यूसिंग आरएनए टू इंटरफेयर इन सम प्रोसेस, या फिर आरएनए के प्रोसेस में इंटरफेयर करने का बात चल रहा है। अब आरएनए का की फंक्शन क्या है, उससे आप अगर हल्का इवेल्युएट कर सके लॉजिकली तो वैसे लॉजिकली कर सकते हो, एलिमिनेशन से कर सकते हो, या फिर फैक्चुअली पता तो कर सकते हो। और कोई तरीका नहीं इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। पहले सेक्शन पढ़ते हैं। इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज। ये बात सही है, करंट अफेयर्स का सवाल था उस टाइम मुझे याद है। जीन साइलेंसिंग थेरेपी में यूज आता है। इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये भी कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसका चांसेस डाउटफुल लग रहा है। इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू वायरल पैथोजेंस, ये सही लग रहा है। ए आंसर सही लग रहा है, मोस्ट एक्यूरेट लग रहा है। अगर देखिए चारों दिया होता ना 1 2 3 4, तो भी मैं ये चूज करता बिकॉज मुझे ये चार तीनों ही मोस्ट सुटेबल लग रहा है अभी तक पढ़ के, ठीक है, वैसा वाला बात है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल्स। 2018-19 के आसपास क्या हुआ था, वो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया भाई ग्रेविटेशनल वेव्स को। बेसिकली कैसे ऑब्जर्व किया था कि ब्लैक होल का कन्वर्जेंस पे लोग ने बिलियंस ऑफ लाइट अवे ऑब्जर्व करके अर्थ से। तो ये बी आंसर होगा, फैक्चुअल सवाल है साइंस एंड टेक का, आपको करंट अफेयर्स में भी आता है। अगर आपको उस टाइम पता होगा तो आपको यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द ऑकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको पता होगा एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का मिसयूज की वजह से लोगों को क्या हो गया, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया है, जिसको पैथोजन रेजिस्टेंट भी बोलते हैं। एंटीबायोटिक का मिसयूज, कुछ भी हुआ तो एक एंटीबायोटिक ले लिया, आपका बॉडी उससे रेसिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आगे जाके आपका उस ड्रग का रेजिस्टेंस होने के कारण वो ड्रग आपके बॉडी पर असर नहीं करता है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं मल्टी ड्रग असिस्टेंट। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेड लेबल कैंपेन स्टार्ट किया था, आपको शायद पता होगा, रेड लाइन कैंपेन, बट नॉट इंपॉर्टेंट अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो। इसमें स्टेटमेंट पढ़ना है कौन सा सही कौन सा गलत है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, देखिए आपको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जेनेटिकली होने का चांसेस कम है, वो आपके खुद के प्रैक्टिस में होने का चांसेस ज्यादा है। टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन क्योर डिजीज, ये सही बात है। यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग, ये भी सही बात है। देखिए आप लाइफ स्टॉक फार्मिंग में आप एंटीबायोटिक यूज करोगे, माने गाय मुर्गी किसी को खाना खिलाने में यूज करोगे, वो गाय और मुर्गी जो भी कोई खाता है, जो भी तरह का मीट खाता है, तो वो लाइफ स्टॉक से वो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस वो इंसान में भी ट्रांसफर हो जाता है। इसकी वजह से भी उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो 2 और 3 मोस्ट एक्यूरेट, और 1 रॉन्ग है, 2 3 राइट है, 1 रॉन्ग है।
उसके बाद अपना बी और डी ऑप्शन बचता है। फोर्थ नंबर पढ़ते हैं, मल्टीपल क्रोनिक डिजीज इन सम पीपल। अब ये बात गलत है, आपको कैंसर होगा थोड़ी ना आपको फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। आप तो कैंसर का दवाई लोगे ना, 50 दवाई क्यों लोगे? तो 4 नंबर नॉट एक्यूरेट, आंसर होगा बी। आप अंडरस्टैंड, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था, लेकिन लॉजिकली सॉल्व हो सकता है काफी सारा क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अब। 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज Cas9 प्रोटीन? अब देखिए, आपको आपने पता होगा क्रिस्पर Cas9, ये एक तरह का जीन एडिटिंग टेक्निक या जीन मॉडिफाइंग टेक्निक है। इसमें Cas9 एक तरह का एंजाइम होता है। ये क्या करता है ना, वो जहाँ पे क्रिस्पर को एक्शन लेना है वहां पे जाके, जैसे मान लीजिए ये आपका डीएनए या जीन है, वहां पे आइडेंटिफाई करता है, अच्छा इस जगह प्रॉब्लम है, ये Cas9 आइडेंटिफाई किया, क्रिस्पर आके उस पर काम करता है। ठीक है, तो पूछा स्टेटमेंट ये क्या है, अ मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन टारगेटिंग जीन एडिटिंग। ये बिल्कुल सही बात है, यही तो टारगेट ही करने का बात कर रहा हूँ, ये ए इज द आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए नॉट करेक्ट पूछा, इस पर तो ध्यान देना होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक एचआईवी, ये बात सही है, इसलिए आंसर नहीं होगा। हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन, ये बात गलत है। ग्लोबली देखिए गलत है, तो मन यही सही हो गया ना, यही तो पूछ रहा है। बाकी भी पढ़ सकते हो पर आप समझ जाओगे पढ़ते। बेसिकली इसमें देखिए हेपेटाइटिस के बारे में ज्यादा फोकस किया। हेपेटाइटिस क्या है कि हम लोग पढ़ते भी कम है, जानकारी भी कम रहता है, और उस टाइम न्यूज में भी था, इसलिए हेपेटाइटिस को ध्यान रखते हुए एचआईवी से कंपेयर करते हुए कुछ कुछ फैक्ट दिया है। आपको सबसे आंसर मार्क करना है, आंसर बी करंट अफेयर्स का सवाल है। अगर आपको अवेयरनेस है तो है, वरना आपको फैक्चुअली याद है तो है, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। अब आप लोग के रेफरेंस के लिए ये 2019 का जो प्रीलिम्स है उसका पूरा फुल पेपर मैं अटैच कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस दिए गए जिसको रेफर कर सकते हो, प्लस उसका आंसर की भी, ये सब मैं अटैच कर दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन बुकलेट और आंसर की आप एक्सेस कर सकते हो, प्लस ये पूरा जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा। वो टाइम स्टैम्प को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन वाइज, आपको समझ कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, तो वीडियो सॉल्यूशन आप देख के इस वीडियो के तहत उसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें, और क्वेश्चन बुकलेट और आंसर की के लिए टेलीग्राम चैनल सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल ज्वाइन करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।